हेलो स्टूडेंट्स, JCLC आज हम बात करने जा रहे हैं वेव्स एंड साउंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कंसीडर किया है स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप्स एंड डॉपलर इफेक्ट। इसमें हमने अप्रॉक्स 40 प्रॉब्लम को कंसीडर किया है, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इंक्लूड की गई है। मैं हूँ सुखदेव सोलंकी सर, और मेरे साथ हैं किशोर सिंह शेखावत। तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है, क्या बोला है ना, in stationary waves all particles between nodes passes through the mean position। तो इसमें थोड़ा सा इनको स्टेशनरी वेव के बारे में बता दिया जाए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए नोड्स, एंटी नोड्स, कहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये सारी चीजें बता दी जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। उसी से सारा टॉपिक आपका इजी हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम को इजी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा सा फोटो बना के बच्चों को अच्छे से बता दें। मैं बताऊँ या आप बता रहे हो? आप एजुविस देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप करो इसको। चलो। हाँ, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टेशनरी वेव का जो फॉर्मेशन होता है वो टू प्रोग्रेसिव वेव से होगा। अब दोनों प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में ऐसे कुछ सुपरपोज्ड हो रही, अब सुपरपोज्ड होगी तो हमने कहा अपोजिट डायरेक्शन में। प्रोग्रेसिव वेव तो बच्चा जानता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स है, और मीडियम पार्टिकल में हम कहेंगे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करेंगे, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल को हमने क्या बोला, एंटीनोड बोला। आप कहेंगे एंटीनोड। और कुछ पार्टिकल्स हम कहेंगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करेंगे, उसको हमने बोला है नोड बोला है। ऐसे कुछ हम कहेंगे कुछ पार्टिकल्स अगेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ चले जाएंगे, कुछ मिनिमम के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर वेव को मैं बात करूंगा तो वेव जो मुझे मिलेगी ऐसा कुछ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो मुझे मिलेगा ऐसा कुछ मिल जाएगा। ऐसे कुछ मिलेगा सर। तो यहां से हम देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स है जो मीडियम पार्टिकल है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, और कुछ आप कहेंगे मिनिमम के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो हमें जो मिलता है, यहां से एक वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऐसे कुछ एक वेव फॉर्म होगी। ये जो ऐसा कुछ वेव फॉर्म होगी, ऐसा कुछ एक वेव फॉर्म होगी। अब इसका अपोजिट देखेंगे तो ऐसे कुछ हम कहेंगे अपोजिट में भी वेव फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मिलेगा, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मिला। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो उसको हमने बोला ये नोड पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट पे जो मिला पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, उसको हमने बोला एंटीनोड, उसको हमने बोला एंटीनोड। और यहाँ पे हम देखेंगे रिजिड एंड पे, तो रिजिड एंड पे यहाँ पे जो मिला है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, तो ये नोड फॉर्म हो गया, ये भी नोड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे एक वन वेव कंप्लीट होगी, और वन वेव कंप्लीट होगी तो सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन के अलाउंग वाइब्रेट करें, मीन पोजीशन के अलाउंग वाइब्रेट करें, और सबका टाइम पीरियड इसमें इक्वल मिल गया। टाइम पीरियड जो मेरा सबका वो इक्वल मिल गया। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम और मैक्सिमा से देखेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें जो मिला है वो मिल जाएगा A1 प्लस A2 मिल जाएगा, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा A1 माइनस A2 आपको मिल जाएगा, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, और इसकी वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, वेलोसिटी भी मिनिमम मिलेगी। तो ऐसे कुछ वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। सारे पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड सेम होने से एंगुलर वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। तो हम कहेंगे V मैक्सिमम इज इक्वल्स टू A ओमेगा। ओमेगा सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग मिल जाएगी, और टाइम पीरियड आपको इक्वल मिलेगा। बट कंप्लीट वेव फॉर्मेशन आप देखेंगे तो 2 टाइम्स पे सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी नॉट पॉइंट है, नॉट पे हम कहेंगे, यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स वेव को शो किया है। अगर लॉन्गिट्यूडल वेव को हम शो करेंगे तो जितने भी नोड पॉइंट है वहां पे प्रेशर में चेंजेस मैक्सिमम मिलता है। प्रेशर में जो चेंजेस होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, नोड पे होगा। और प्रेशर में चेंजेस मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा मैक्सिमम कहाँ प्रोड्यूस होगा, नोड पे प्रोड्यूस होगा। इतनी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आगे और बताते रहेंगे। अब प्रॉब्लम को टिक करते हैं। इन्होंने बोला इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। आपने कहा बिटवीन टू नोड पासेस थ्रू मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से अगर पास करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट मिला है। तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट आपने कहा डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, बट टाइम पीरियड क्या मिलना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे दे रखा है एट डिफरेंट टाइम्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज ना, at different times with same velocity now, at the same time with equal velocity now,
एट द सेम टाइम विथ डिफरेंट वेलोसिटी। हम कहेंगे सारे पार्टिकल सेम टाइम पे पास करेंगे बट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जैसे कॉमन रूप में जैसे अपन ये कहें, जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि मान लो अपन ने यहाँ से कोई एक पल्स जनरेट करी, वो पल्स यहाँ से मूव होते हुए यहाँ जाएगी, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो एक रिफ्लेक्टेड वेव बनी, वो जो इंसिडेंट वेव थी उसके साथ उसने किया सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज में जो रिजल्टेंट आपकी वेव बन गई उसको अपने नाम दे दिया स्टैंडिंग वेव। जी बिल्कुल। अब स्टैंडिंग वेव में जैसे बेसिकली होता क्या सर, जैसे अपन इसको बेसिकली बात करें कि मान लो ये अपने पास एक वेव है जी, ये वेव दूसरा है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस रूप में है तो ये इस तरह से मूव करते हैं। यस बिल्कुल, ये सब मेन पोजीशन पे आगे। हाँ, पर अब देखो सब मेन पोजीशन पे है, फिर यूं मूव करेंगे, अगले इंस्टेंट पे वापस एक्शन पे चले गए। अब तो इस तरह से मोशन करेंगे तो पार्टिकल जैसे सारे ये पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। जो ये वाला पार्टिकल है जिसको अपन ने नाम दिया एंटीनोड या बृहस्पति, इसको हिंदी में कहते हैं जी, इसका डिस्प्लेसमेंट या जो अपन कह रहे हैं एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम मिला। यानी आप देखो सारे पार्टिकल्स अलग अलग आयामों से गति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि सभी के कोणीय चाल बराबर है, बिल्कुल। अब कोणीय चाल बराबर है, आयाम सबके अलग अलग, सभी की मैक्सिमम वेलोसिटी अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ क्या कि जब ये यहां से एक साथ गति करना शुरू कर रहे हैं मैक्सिमम से, और साथ और एक ही टाइम पे मीन पोजीशन पार कर रहे हैं, तो जब मीन पोजीशन को पार कर रहे हैं तब सबकी स्पीड कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट पर एक ही स्थान पर है, एक ही समय पर है। बिल्कुल, ये इसमें बड़ी विशेषता है। इसलिए आराम से अपन कह सकते हैं कि सारे एक ही टाइम पर और भिन्न भिन्न स्पीड से इसको क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। और बाकी जैसे अपन ये यहाँ से छोटी मोटी बातें आप सब और इसको बताना चाहें तो अपन जानते हैं कि एक पल्स पूरी हो गई, एक पल्स, इस पल्स में यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस वो लैम्बडा के इक्वल आ गई। हाँ, तो नोड और एंड नोड के बीच कुछ डिस्टेंस भी अपन यहाँ एक्सप्लेन कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हम कहेंगे यहाँ पे एक पल्स कंप्लीट जनरेट हो गया तो ये डिस्टेंस जो मिली है वो लैम्बडा के इक्वल मिल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग नोड की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा लैम्बडा बाई 2 मिल जाएगा। और हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग एंटी नोड एंड एंटी नोड वो भी आपको लैम्बडा बाई 2 मिल जाएगा। हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग नोड एंड एंटी नोड जो मिलेगा वो लैम्बडा बाई 4 आपको मिल जाता है। ऐसा कुछ मिल जाता है। इसमें अगर हम फेज की भी बात करेंगे तो फेज भी आपको मिल जाता है। आप कहेंगे नोड के करस्पॉन्डिंग दोनों और हम पार्टिकल देखेंगे तो ये डिफरेंट फेज में वाइब्रेट होंगे, बट आप कहेंगे एंटी नोड के करस्पॉन्डिंग हम पार्टिकल्स को देंगे तो सेम फेज में वाइब्रेट होंगे। आप कहेंगे ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग नोड वाइब्रेट इन सेम फेज, और आप कहेंगे करस्पॉन्डिंग नोड पार्टिकल्स और पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। तो फेज की बात भी हम कर सकते हैं, हमें फेज भी सेम मिलेगा। बट एक चीज इसमें और है, ये स्टेशनरी वेव जो रिजल्टेंट वेव, इसको हमने प्रोग्रेसिव वेव से देखा है, बट रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी ऐसे कुछ रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी जैसे आपने हाथ से ऐसे देखा है, तो रिजल्टेंट वेव का जो स्पीड मिलेगा वो 0 मिलेगा। हाँ, वो तो मूव नहीं करता ना। हाँ, मूव ही नहीं करेगा, वो 0 मिल जाएगा। उसमें वह कैसा, जैसे आपका नोड वाला पॉइंट है ये तो परमानेंट रेस्ट में है, रेस्ट में आ गया। बिल्कुल। जब ये रेस्ट में है तो इस वाले पार्टिकल्स और उधर वाले जो पार्टिकल्स हैं इसका मोमेंटम ऑफ और एनर्जी वो इस तरफ मूव नहीं करेगा और इस वाला इस तरफ मूव नहीं करेगा। और ये जो अपन कहते हैं सर जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस होता है, जी जी जी, वहां जब अपन उसको जो बोर मॉडल है उसको अपन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज उसको मिली यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अपने ऑर्बिट के अंदर तो क्या करता है, वो अपने साथ जो बनाता है मैटर वेव्स। बिल्कुल। तो मैटर वेव जो बनती है उसके साथ वहां खेल ये चलता है, वो अपनी ऑर्बिट के साथ बनाती है स्टैंडिंग वेव। बिल्कुल, बट बोर को ये पता नहीं था। हाँ, बोर ने तो ऐसे ही उन्होंने दोनों को कोरिलेटेड कर दिया। कर दिया। फिर डी ब्रोगली ने बोला था कि बोर ने ऐसा किया, उसका ऐसा ये उसको हेल्प मिल गई ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका हर कह रहा है कि भाई जब नोड है उसके दोनों तरफ की एनर्जी कैसी कंजर्व है, कंजर्व है, वो ट्रांसफर नहीं होती है, लॉस ही नहीं होता। बिल्कुल लॉस नहीं होता। तो इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नोड के दोनों तरफ जो एनर्जी है, तो यहाँ अपन जैसे कहते हैं एनर्जी, दो वेव के दो टाइप कहते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, आपका प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव पर नाम देते हैं। तो बेस उसका कैसा एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर ही होता है। तो अपन जानते हैं कि परिभ्रमी जो तरंगें होती है वहां तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करता है, पर इसमें मोमेंटम और ट्रांसफर नहीं करती। ट्रांसफर नहीं करती, बट एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे ऑसिलेट करता है मीडियम में। यस यस, पर हाँ दो नोड के बीच बस मीड के बीच में ऑसिलेट करेगा। हाँ, एक बात और आपने बोला कि इस तरफ या इन सारे पार्टिकल के सेम फेज है जी, इनकी भी सेम फेज है, पर नोड के दोनों तरफ कैसा अपोजिट फेज है। बस ये कुछ खास बातें थी। एक अपने होएगा कोई दिक्कत नहीं, नोड नोड लैम्डा बाय 2, एंटी नोड लैम्डा बाय 2 पर दो बिल्कुल पास के एंटी नोड और नोड उनके बीच दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाय 4 होती है। बाकी जैसे अपन जनरेट करेंगे क्वेश्चंस पे, जैसे अपन इसको जब काम में लेंगे सर जैसे, तो अपन बेसिकली भी बात कर ले। मान लो हमारे पास बहुत से लूप बन रहे हैं ऐसे,
तो ये लूप जो बन गए, यहीं से आपके क्वेश्चंस है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे अपन जानते हैं ये लैम्डा बाय 2 है। जी जी बिल्कुल। अब ये पक्का रखो। फिर अपने जैसे यहाँ अपन ने बात की, ये जो एंड आपका है दो टाइप्स होता है, फ्री और रिजिड। रिजिड। तो अगर इसको अपन लेते हैं रिजिड, तब तो नोड बनेगा, यहाँ बनेगा नोड बनेगा, और फ्री होने पे क्या बनेगा, एंटी नोड। तो बस अब आगे वाला किसको लेना है, मुझे इसको इतना ही लेना है मान लो, या मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, वो बस क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल उसको अपन लेकर के मान लो कितने लूप बने अपने, एक लूप में है, दो लूप में है, तीन लूप में है, उस लूप में फिर फॉर्मूला बना करके अपन उसको बिल्कुल लूप या हार्मोनिक सरादी जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम बढ़े आगे इसमें अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर अपन बिल्कुल अच्छे से अधिकारपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आंसर कौन सा आ जाएगा, 4। बिल्कुल, अब तो बच्चा बोलेगा 4 पाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट, अब देखो ये लूप वाली बात आ गई ना, देखो हाँ यहाँ पे देखो डोरी है, डोरी में 5 लूप बने, तो सबसे पहले एक डोरी बना देते हैं। बिल्कुल। और डोरी का लेंथ जो भी दे रखा है, ये डोरी है और डोरी का लेंथ हमें दे रखा है 5 सेगमेंट है और 10 मीटर लॉन्ग है। 5 सेगमेंट के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5 लूप आपका 5 लूप जैसे कंप्लीट हुए, हम कहेंगे यहाँ पे जो एक लूप का डिस्टेंस अभी सर ने बताया था लैम्डा बाई 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 2, और ये किसके इक्वल होगा, 10 मीटर लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 एम। इन्होंने पूछा हमें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, और लैम्डा जो आपको मिला है लैम्डा इक्वल्स टू 4 मीटर मिला। लैम्डा 4 मीटर मिला, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना देते हैं, v इक्वल टू n लैम्डा। n हमारे पास कितना, v अपॉन लैम्डा। v हमारे को दे रखा है कितना सर, 20 अपॉन 4, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज हमें मिल जाएगा ये आंसर, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े, सेट है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो ये आगे आप जो अपने सोनोमीटर वगैरह पर बात करते हैं, हाँ स्ट्रिंग की बात, उस वाले में जो मेन फॉर्मूले की बात कर दो पहले सर। जैसे हमारे पास जो मेन, जैसे अपने पास से ये कोई स्ट्रिंग है और इसको अपन ने किसी पुली से फिक्स कर रखा है, यहाँ अपन ने कोई मास है कैपिटल है, उसको अपन ने हैंग कर रखा है। जी जी। और ये मान लो अपनी कोई दो बेस है, इनसे अपन ये लेंथ है जिसमें अपन ये वेव अपन जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास मान लो यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एल है। जी जी बिल्कुल क्लियर। और एम अपन ने यहाँ वेट लटका रखा है, तो ऐसे भी इसमें जो नीचे फोर्स लगा आपका mg, तो टेंशन टी हमारे पास जनरेट हो गया mg के इक्वल हो गया। अब ऐसे में कोई भी पल्स अपन यहाँ प्रोड्यूस करके उसको अपन छोड़ेंगे तो यहाँ से मूव करते वापस रिफ्लेक्ट होगी और क्या बनाएंगे, सराउंडिंग में बना देंगे। तो और जो सोनोमीटर होता है इसी पे काम करता है। बिल्कुल। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है p/2l और √t/m। क्लियर। यहाँ p तो नंबर ऑफ पल्सेस हैं, कितने पल्स अपन कर रखे हैं, 2 3 नंबर ऑफ लूप है, नंबर ऑफ पल्सेस की इफेक्टिव लेंथ अपन इसमें काम कर रहे हैं। t यहाँ पे इसका टेंशन फोर्स, t है कितना, कैपिटल mg है, mg के बराबर है। अच्छा स्मॉल m सर अपन जानते हैं वो क्या है, वो है लीनियर मास डेंसिटी, इसका पर यूनिट लेंथ मास, यानी इकाई लंबाई की इसकी द्रव्यमान की वैल्यू। बिल्कुल। तो स्मॉल m इसके लिए डिफाइन करना है वो ना। तो स्मॉल m वैसे हुआ क्या, देखो स्मॉल m बन गया आपका इसका मास अपॉन लेंथ, इस रस्सी का मास, इसको मैं बोल दूं m0, ये m0 बिल्कुल सेपरेट है चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं करूं m बाई इसकी लंबाई स्मॉल l जी। अब मान लो जो हमारे पास ये वायर है, इस वायर को मैं मान लो कि वायर मेरे पास है सिलेंड्रिकल वायर, मान लो इसको, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, इसकी रेडियस भी इंपॉर्टेंट होगी, इसकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट होगी, और इसका प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसकी डेंसिटी रो मान लो जी, तो रो मानते मेरे पास यहाँ देखो ये बन गया मास, तो रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पाई r स्क्वायर इनटू l जी अपॉन l, l से l कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल, स्मॉल मेरे पास आगे कैपिटल m, सॉरी आपका रो पाई r स्क्वायर अपॉन कैपिटल l। तो इसको आप सर आगे बढ़ाओ, तो फार्मूला जो मिला हमें n इज इक्वल्स टू p अपॉन में 2l रूट ऑफ t अपॉन में रो पाई r स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल गया। बिल्कुल। अब r को अपन बाहर रख सकते हैं, r को बाहर निकाल देंगे तब आपको मिल जाएगा p अपॉन में 2l r स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, वापस लिख दो पूरा ही, हाँ ठीक है अब सही, 2l r रूट t अपॉन रो पाई। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाएगी कि गिटार में जो स्क्रू लगे होते उससे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, तो स्क्रू से हमने टेंशन बढ़ाया, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब आपसे पूछेंगे गिटार का जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो गिटार का वायर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वायर हम इस तरह के मटेरियल का बनाते हैं जिसकी डेंसिटी मिनिमम। अब डेंसिटी मिनिमम होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी,
और डेंसिटी मिनिमम करने के लिए हम कहेंगे वायर जो है उसका मटेरियल भी चेंज कर दिया और वायर को होलो कंसीडर करेंगे। होलो बनाएंगे तो आपने उसका मास और कम हो जाएगा, डेंसिटी और कम हो जाएगा, तो वहां से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनेगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत प्यारी बनेगी। काफी सारे जो डिपेंडेंस के क्वेश्चंस वगैरह हैं, डिपेंडेंसी के प्रॉब्लम आपने लेंथ को वेरी करा है, डेंसिटी को वेरी करा, इस क्वेश्चन लिखना होता है जी कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, कौन सी वेरी करी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई कौन कौन सी बदली है, उसकी पहले की बनाओ इक्वेशन दूसरी बनाओ और पहले दूसरे भाग टिकाओ। बिल्कुल इस तरह से इस वैसे मिल जाएगा लिया करते हैं जी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिल्कुल सर, फॉर्मूला आपने मुझे दे दिया है, यस अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूँ। यस तो इन्होंने जो दे रखा है दो डोरिया है, टू स्ट्रेस वायर ऑफ लेंथ Ln2L है और टेंशन आपने Tn40 है, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो सारी चीजें सेम कर दे तो चेंज क्या हो रहा है, तो n दैट्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/L √T, दूसरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी, तो यहां से n1 और n2 का रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो जो मिलेगा L2/L1 T1/T2। अब रेशियो जैसे हम पुट करेंगे, लेंथ का रेशियो 1:2 दे रखा है, तो हम कहेंगे यहां से 2L/L, और टेंशन का रेशियो 4:1:4 दे रखा है, तो आप कहेंगे Tn4T, तो यहां से आप देखेंगे T से T कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 1:1। क्या सर आंसर 1:1 आ रहा है? आंसर थर्ड। चलो गुड, बढ़िया आगे, बिल्कुल यस। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। हाँ, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे टेंशन को हमें रिप्लेस करने पड़ेगा हैंगिंग मास से। बिल्कुल, जो तो फॉर्मूला, हाँ जो फॉर्मूला ऑफिसर ने जो बताया वो जो m का मास इन्होंने पूछा है, फर्स्ट कंडीशन फॉर्मूला कंप्लीट एक बार राइट कर लेता हूं मैं। T = P/2L R√T/, स्मॉल m ले लेते हैं। बिल्कुल। अब T जो है यहाँ पे ये हैंगिंग मास है, T जो प्रोड्यूस करेगा टेंशन, ये हैंगिंग मास प्रोड्यूस करेगा, तो हैंगिंग मास को चेंज करेंगे। इन्होंने जो बोला हमें, अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट विद अ गिवन ट्यूनिंग फोर्क फॉर्मिंग स्टैटिक वेव विद 5 एंटीनोड बिटवीन टू ब्रिज। 5 एंटीनोड का मतलब नंबर ऑफ लूप 5 आपको मिलेगा। P आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। By a mass m, the wire resonate with the same tuning fork remaining 3 antinode, forming 3 antinode for the same position of bridges. The m will be, तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, फ्रीक्वेंसी सेम कर ली, सेम रखी है, ब्रिज सेम है तो लेंथ सेम है, वायर सेम है तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे चेंज हो रहा है नंबर ऑफ लूप एंड टेंशन। तो यहाँ से जो फॉर्मूला सर हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, P√T बराबर कांस्टेंट, P√T = कांस्टेंट, और T को मैं रिप्लेस कर दूं द्रव्यमान से, मास से, तो P/√m = कांस्टेंट, इसको लॉ ऑफ लूप भी बोलते हैं। यस यस। तो यहां से हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे P2/P1 = M1/M2, ऐसा कुछ मिल गया। और जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो वैल्यू पुट करने पे फाइनल एंटीनोड 3 है, तो नंबर ऑफ लूप, एंटीनोड का मतलब समझाया था, वापस से बता दें आपको कि एंटीनोड का मीनिंग क्या हो रहा, 1 एंटीनोड, 2 एंटीनोड, 3 एंटीनोड, 4 एंटीनोड, 5 एंटीनोड। तो एंटीनोड का मीनिंग यहाँ पे नंबर ऑफ लूप से हुआ। ये एंटीनोड एक लूप बनेगा, 2 लूप बनेगा, 3 लूप बनेगा, 4 लूप बनेगा, 5 लूप बन जाएगा। तो P2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3, बाद में 3 लूप बन रहे हैं, और पहले कितने लूप बन रहे थे, पहले बन रहे थे 5 लूप। 5 = पहले जो मास आपको दे रखा था M1 वो 9 kg था, और बाद में जो हमें मास मिला वो m kg, ऐसे कुछ। तो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड 3 से 9 कैंसिल आउट कर दो मैं, तो मुझे जो आपने कहा सीधे सीधे मिल जाएगा। 25 आ गया वो। हाँ, सीधे सीधे कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, m का स्क्वायर करेंगे तो m = 25 kg, 25 kg, और इसका आंसर जो मिलना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। बच्चे का यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एंटीनोड को लेकर। एंटीनोड, एक एंटीनोड फॉर्म होने का मतलब एक लूप बन जाए, एक पल्स बन जाएगी, एक लूप आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम अपन ने जो इससे पहले वाला था वेव फर्स्ट हाउस में अपन डिस्कस किया था। हाँ, जो ट्यूनिंग फोर्स है उनके अंदर जो वेव बनती है वो तो आपकी बनती है स्टैंडिंग वेव। जी बिल्कुल। और उसमें जो तार वाले या वाद्य यंत्र होते हैं उन सब में बनती है आपकी कौन सी, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग। जी जी। और जो भी आपके होते हैं एयर कॉलम वाले, जी वहां बनती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और स्टैंडिंग वेव। जी। पर उन सब से जो बनने के बाद अपने एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे पास जो पहुंचती है, मीडियम में जो प्रोपोगेट करती है, जिसको हम सुनते हैं, जिसको अपन सुनते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, आपकी प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव होती है, बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल अपने बात की थी, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखो
तने धागे के अप्रगामी तरंग का समीकरण आपको दे रखा है, x और y दे रखे हैं सेंटीमीटर में, t सेकंड में। तो दो आसन निष्पंदों के बीच दूरी तो अपन जानते हैं लैम्डा बाय 2 होगी। जी जी जी, तो लैम्डा कहां छुपा हुआ है? लैम्डा के में छुपा हुआ है। ये kx है। जी जी, तो ये लो सर, kx मतलब 2 पाई, k हमारे पास है k यानी 2 पाई बाय लैम्डा बाई लैम्डा इन kx इज इक्वल टू अपना वैल्यू है यहाँ पे पाई x बाई 3। तो पाई से पाई उड़ा दो, x x चला गया, x से x उड़ा दो, लैम्डा कितना हुआ? 6। जी, तो लैम्डा 6 हो चुका। तो हमें निकालना है दो आसन यानी जो निकटवर्ती निष्पंद है उनके बीच लैम्डा बाय 2 अगर लैम्डा हमारे पास 6 तो कितना आंसर आएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर टिक कर दो। यस जी, ये भी फिर अलग उस तरह से क्वेश्चन आया। देखो इसमें मैं जो क्वेश्चन अभी अपन देख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कहीं ए साइन लिखा है, ए कोस लिखा है, यहाँ kx माइनस ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस kx, कुछ भी लिखा है। अपने को मेन जो इस क्वेश्चन को करने के जो दौरान ध्यान क्या रखना है वो अपन बच्चों को बढ़िया से समझा देने को। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos kx minus ओमेगा t is superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x equal to 0 is a node। ये बात पकड़ने वाली है। हाँ, ये जो अपने से कहना चाह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे नोड फॉर्म हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कैसी है? रिजिड है। यानी इस पॉइंट की जो पार्टिकल है दे आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट। जी बिल्कुल बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं, Fixed। यानी एक तरह से रस्सी का दृढ़ सिरा है बिल्कुल, और एयर कॉलम का क्लोज है। इस तरह से अपन लेना पड़ेगा। तो मान लो सर इसकी अपन बात करें, ये वेव आ रही है यहाँ से ना, ये वेव मान लो यहाँ से मोशन करते हुए आ रही है और यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हुआ। जी, जहां इसका रिफ्लेक्शन हुआ वो निश्चित रूप से आपका कौन सा है? आपने कहा ये तो है सर रिजिड एंड है, इसलिए रिजिड एंड होने पर यहाँ y इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? निष्पंद बनेगा। अब निष्पंद बनेगा तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ हो गया? रिजिड से हो गया। रिजिड से हो गया। अब रिफ्लेक्शन की अपन बात करते हैं तो दो तरह से रिफ्लेक्शन हुआ करता है, एक तो फ्री केस से होता है, आपका रिजिड से होता है। अब बड़ी कॉमन सी बात है कि रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो डायरेक्शन तो हमेशा रिवर्स होगी। हाँ, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे इन सारी इक्वेशंस में जहां भी x लिखा है तो जैसे आप इसकी रिफ्लेक्टेड वे बनाते हैं तो x के स्थान पे तो माइनस x लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल, पहला काम बिल्कुल, यानी अपना स्टेप समझने मान लो इस बात पे। तो कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, फ्री से हो चाहे रिजिड से, एक काम तो करना है कि x को आपको जैसा भी है कहीं पर भी है उसको जस्ट अपोजिट बनाओ, माइनस x कर। दूसरी बात यह है कि अगर वो फ्री से हो रहा है कि रिजिड से, वहां आता है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस की बात यह है कि अगर वेव कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? रिजिड से, तो फेज का डिफरेंस आएगा पाई का। अगर फ्री से है देयर इज नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आएगा नहीं, सेम फेज वापस। ये कहां से हो रहा है सर? रिजिड से हो रहा है। जी, इसका मतलब हमारे पास जो वेव आ रही थी उसकी इक्वेशन हमारे पास जो कितनी है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू a cos kx और माइनस का ओमेगा t है। क्लियर? इसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट वेव। जी, अब y डैश जो मैं कह दूं ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अपन मान लें ये कैसा बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक है। जी, इसका मतलब जो यहाँ जैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉस ऑफ एनर्जी अपन मान लें जीरो। और ऐसे में लॉस ऑफ एनर्जी से यहाँ इंटेंसिटी प्रभावित होती है। हाँ, तो जिस इंटेंसिटी आएगी उसी से रिफ्लेक्ट होगी, उससे रिफ्लेक्ट होगा। और ऐसे में इसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम a डैश उतना ही रहेगा। इसको मैं a कर दूं। अब बात आती है cos की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि k के साथ x यहाँ पे तो आपको माइनस x है ना, दिशा को रिप्रेजेंट करने लगाना पड़ेगा। जी, कोई इश्यू नहीं। माइनस का ओमेगा t आपको दे रखा है, इसको छेड़खानी नहीं करनी है। जी, अच्छा, रिजल्ट से हो रहा है तो इसका फेज डिफरेंस कितना पाई हो गया प्लस का। जी जी, ये लो। अब cos और sin की मेन प्रॉपर्टी अपन को आनी चाहिए। बिल्कुल। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं जी, तो देखो यदि मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूं तो a cos, मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों तो माइनस कितने प्लस हो गए, kx प्लस ओमेगा t, और ये होगा माइनस का 5 पाई। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि माइनस अपन जानते हैं कि कोस माइनस का थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। जी, बिल्कुल। पर साइन में होता है माइनस साइन, टेन का माइनस होता है माइनस। तो अगर मैं इस माइनस को इस थ्योरम से या इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूं तो माइनस तो यहाँ बाहर आया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब माइनस को हटा दो चाहे यहाँ से। जी जी, इसको यहीं से हटा सकते हो, इसको ध्यान रखते हुए। अब ये पाई का फेज डिफरेंस है, ये पाई का फेज डिफरेंस अपन ने लिया है तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर देना। पाई का फेज डिफरेंस सीरीज हम कहेंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
अगर हम हाँ। वैल्यू पुट करेंगे जस्ट अपोजिट हो हाँ, जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल। नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, फाइव एक और बात नेगेटिव। और बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे अपन अभी कर रहे थे, तो जो कोस अपने पास होता है ना फैक्टर सर, तो कोस में थीटा जो है उसके साथ पाई आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस, ये हमेशा अपना फॉर्म उसको प्लस से माइनस कर देता है, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ हमारे पास है a प्लस के साथ में कोस, तो इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, माइनस का a और ये कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, इसका फाइनल आंसर बिल्कुल। वैसे अपोजिट फेज हो गया तो अपोजिट हाँ। फेज को हमने साइन में देखा है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बस बच्चे ऐसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसको कर सकता है। जी जी और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस के साथ हो चाहे कोस, अब हाँ। ये सब में लागू है, चाहे कोस हो चाहे आपका साइन है, जी बिल्कुल यदि बिल्कुल। उसमें अपन पाई 3 पाई या 7 पाई ऐसे ओड नंबर N ऐड पाई, करते हैं N या पाई डिफरेंस करते हैं, जी जी तो आप प्लस के रूप में उसको हटा सकते हो और माइनस आप यहाँ ऐड कर सकते हो, कोई इशू जी, नहीं है। बिल्कुल, और माइनस को तो पाई ला सकते हो, जी और कैसे दोनों रूप में ला सकते हो, बिल्कुल प्लस में या माइनस में, कुछ भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका आंसर हमारा कौन सा जाना चाहिए, सेकंड। आंसर इसका चला गया सेकंड सर। तो माइनस ए कोस ओमेगा टी के एक्स प्लस जी। ओमेगा टी। तो बच्चों एक तो ध्यान रखना, कहीं इसी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी है, दोनों प्लस के माइनस, अपन तो जानते हैं एक्स को माइनस करना है और थोड़ी सी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगानी है। बिल्कुल क्यों सर, बिल्कुल सर। बढ़िया आगे ये बिल्कुल ओके। ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है, 4 बिल्कुल। वाइड्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ आइडेंटिकल लेंथ इक्वल दे रखी है, डायमीटर of the same material are stitched on the sonometer wire if the ratio of their tension is, अब डायमीटर सेम दे रखा है, मेटेरियल सेम दे रखा है, लेंथ सेम दे रखी है, यहाँ पे ओनली चेंज किया जा रहा है टेंशन, द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हमें मिला था विद डेरिवेशन आपको बताया था, P अपॉन में 2L रूट ऑफ T अपॉन में M, और M को रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, M को रिप्लेस करने पे r पाई r स्क्वायर। तो मेटेरियल सेम है, पाई सेम हो जाएगा, रेडियस आपको सेम दे रखी है, लेंथ आपको सेम दे रखी है, हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो P इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 लूप बन जाएगा, तो n जो मिला है दैट्स इक्वल्स टू रूट टी मिल जाएगा। हम कहेंगे रूट टी का जो रेशियो मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो टी का रेशियो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1:4:9:16, तो हम कहेंगे 1:2:9:3:4, इसमें आपको मिल जाएगा। तो आंसर जो हमारा जाना चाहिए 4 जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई इसमें कुछ है ही नहीं। जी 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 बिल्कुल। बढ़िया आगे जी सर। ओके। ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है, a stitched string of length L fixed at both ends can sustain stationary wavelength L given by, अब वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करना, हम कहेंगे एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसका लेंथ आपको L दे रखा है और यहाँ पे जो है फिक्स्ड एट बोथ सस्टेन वेव लेंथ लैम्डा इज गिवन बाय, तो यहाँ से जो मिलेगा ये जो वेव फॉर्म हो गई तो वेव का जो लेंथ मिलेगा लैम्डा बाई 2 जो मुझे मिला है, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू L मिल गया। बट मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया, हो सकता है इसके अंदर कितने लूप बन रहे हो, कितने भी बन रहे हो, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, ऐसे खूब सारे लूप बन रहे हो, खूब सारे लूप बन रहे, तो हम लूप का जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी, लूप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हम कहेंगे यहाँ पे n लूप फॉर्म हो रहे होंगे, ऐसे कंसीडर कर दे। तो लैम्डा बाई 2 n के इक्वल L के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ लूप, हमें पता ही नहीं, वो आप कहेंगे वाइब्रेट कर रही है, तो वाइब्रेट करी तो नंबर ऑफ लूप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने नंबर ऑफ लूप n कंसीडर कर दिया, तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा n नंबर ऑफ लूप है, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू L मिल जाएगा, और यहाँ से हमें जो मिला है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2L अपॉन में n। सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही जी। तो n यहाँ पे एक तरह से नंबर ऑफ लूप है, या फिर हम कह सकते हैं हार्मोनिक है, हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। जी सर। तो इसका आंसर हो गया थर्ड जी। तो स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कह दीजिए, आप इंटीजर नंबर हो गया सिंपल जी जी, पूर्णांक संख्या आप इसमें कह सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है इसलिए बच्चा, स्पेशली इस क्वेश्चन को लिया था ना, बच्चा के लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू L आता है, n कहां से आया भाई, हमें पता ही नहीं, आप एक लूप कैसे फॉर्म करोगे, कितने भी लूप फॉर्म हो सकते हैं, इस टेस्ट वायर है, अब कौन सी हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हमने वो कोई भी कंसीडर करके उसको नंबर ले लेंगे हम लोग। जी सर, क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल। तो ये अगला क्वेश्चन आपका आ गया, a string on a musical instrument is 50 cm long and its fundamental frequency is 270 Hz, यानी जो फर्स्ट इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन है जी जी वो हो गया 270 Hz। if the desired frequency of 1000 Hz is to be produced, आपने प्रोड्यूस करना है इसमें 1000, the required length of the string is, तो हमें लेंथ कितनी इसमें रिक्वायर्ड है जी जी, तो हम बदल क्या रहे हैं इसमें, लेंथ
लेंथ बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है बस। जी जी जी। तो इसमें तो खेल आपका बाकी तो कुछ है नहीं भी। पहले स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं साउंड की। स्ट्रिंग का जो खेल है इसमें, तो आपने लेंथ इतनी यूज कर रखी है, फिर आपको ये लेनी है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेस टू बी प्रोड्यूस्ड। तो लेंथ अपने डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, इसको 1/L कर दो। हाँ, इससे भी कर लीजिए आप। तो ऐसे में अपने को लेंथ जैसे मुझे L निकालनी है, तो L प्रोपोर्शनल टू 1/N। तो इससे मैं लिखता हूँ L डेस अपॉन L इज इक्वल टू N बाई N डेस। तो इससे L डेस की वैल्यू हमारे पास है, N पहले कितनी थी फ्रीक्वेंसी 270 और बाद में कितनी है 1000 और लेंथ पहले कितनी थी 50 जी। तो इसको उड़ा दो मैं इससे। जी 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 बिल्कुल। ये उड़ गया इससे 2 से हाफ का लो इसका 13.5, तो ये तो हो गया 13.5 सेंटीमीटर। हाँ। जी। तो साधारण सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कंफ्यूजन का सा मामला रहता है जी। यार, ये क्या हो गया, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो फंडामेंटल मोड में था, पहले इसकी लेंथ अपने पास 50 सेंटीमीटर थी और इसकी ये फ्रीक्वेंसी थी। बाद में इतनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड है। जी जी, इस तरह क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है जिसको मैं कहता हूं झटका दूरी। बिल्कुल बिल्कुल। अ सेकंड हार्मोनिक has to be generated in a string of length L is just between two rigid support. The point where the string has to be perked and touched. ये कहाँ से आपने कहा पकड़ना है और कहाँ से इसको टच करना है। टच करना चाहिए। इसको अपन पेज खाली कर लें। बिल्कुल, पेज खाली कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, तो इसमें सर जैसे सर लाइट का कोई इशू नहीं रहेगा। मान लो अपने ये पॉइंट है आपका L लेंथ दे रखी है, L लेंथ की कोई अपने पास स्ट्रिंग है, इसके दोनों अपने एंड कर रखे हैं फिक्स्ड। और मान लो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या बेसिक पहले बात करता हूं, तो इसको प्यारे बच्चों एक तो अब हिंदी हो चाहे इंग्लिश दोनों ही आप इसको मैं कहता हूं शॉक डिस्टेंस। जी जी, झटका दूरी। और इसका फॉर्मूला है P/2L। P/2L। तो हमें कितने पल्सेस में इसको वाइब्रेट करना है। तो ये P तो नंबर ऑफ पल्सेस हैं। जी जी, 1 में करवाना है, 2 में करवाना है, 3 में करवाना है। तो मान लो मुझे 1 में करवाना है जी, तो उस केस में आप जैसे P1 रखोगे आप, तो 1 अपॉन अपन करेंगे इसका, तो हमारे पास कितना PL/2 आएगा। PL/2 आएगा, L ऊपर चला जाएगा इससे। हाँ यस यस यस, मैं सोची गड़बड़ कैसे हो रहा है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको हो गया L/2P और P यहाँ पर क्या नंबर ऑफ पल्सेस हैं जी। तो अगर आप एक पल्स जनरेट करना चाहते हो तो P आप क्या रखोगे 1 L/2। इसका मतलब आप जिस पॉइंट से इसको अपन खींचना प्लग करेंगे जी जी, प्लग डिस्टेंस है एक तरह से। तो प्लग डिस्टेंस हमारे पास मान लो इसकी लंबाई L/2 से इसको अपन खींचेंगे, दोनों पहले से फिक्स हैं। तो ऐसे करने पे एक इसकी पल्स है फंडामेंटल या इसको जो मोड ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन है तो इसका स्टार्ट हो जाएगा जी जी। मान लो अब इसमें अपने को 2 में बनाना है, तो ये अपन 2 रखेंगे बिल्कुल। तो L/4 का मतलब हो गया L/4। तो अब इसमें खींचना अपने को यहाँ से, पर आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा जी जी। तो इसको अपन ये बोले ना कि प्रेस तो कहां से करना पड़ेगा L/2 से जी, और आपको प्लग कहां से करना पड़ेगा L/4 से जी जी। तो इस तरह से हमारे पास इसमें 2 लूप में बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी फॉर्मूले से देख सकते हैं। और कुछ बच्चे अपने ग्राफ बना के देखना चाहिए तो उससे भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। सर ने जो बात बोली उसी को मैं वापस से बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ 2 लूप, वाइब्रेशन कितना देने का, सेकंड वाइब्रेशन, और सेकंड वाइब्रेशन में आप कहेंगे नंबर ऑफ 2 लूप, ऐसे कुछ बन जाएगा नंबर ऑफ 2 लूप। और नंबर ऑफ 2 लूप में हम कहेंगे टोटल लेंथ कितनी थी L थी। तो ये डिस्टेंस जो मिली सर ने जो बोला वो L/2 मिल गई। ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी L/4 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने प्लग किया और यहाँ से हमने टच किया। तो ये प्लग डिस्टेंस आ जाएगी L/4 और टचेज वाली डिस्टेंस जो आएगी वो हमें मिल जाएगी L/2। आई थिंक ये पूछा था, फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो कि आपका फॉर्मूला कब काम आएगा, जब नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज्यादा है, बच्चा बना ही नहीं पाएगा इतना, तो उस कंडीशन से सीधे वैल्यू पुट कर देगा। तो ये अच्छी फॉर्मूली है और बच्चों को याद रखनी चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है ना। जी जी जी, अच्छा है क्वेश्चन, इसको बच्चे ढंग से करें, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन छोटे रूप में हो तो इस तरह से बना के फॉर्म कर लो, बड़ा है तो इससे कर लो, फॉर्मूले से कर लो, ऐसे भी कर लो। अब बड़ा होगा तो उसमें झटका दूरी पूछेगा, कहां से प्रेस करना है, वो बहुत से पॉइंट बन जाएंगे। जी जी जी, बढ़ेंगे जी सर। ओके, ये कुछ परसेंटेज चेंज क्वेश्चन आगे। परसेंटेज चेंज वाला भी इजी प्रॉब्लम होती है और आती है, हमेशा नेट में आती है। The tension of stress string is increased by 69% in order to keep the frequency of vibration is constant. Its length must be increased by, frequency को constant रखा इन्होंने,
दैट इज फॉर्मूला हम राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू p अपॉन में 2l r रूट ऑफ t अपॉन में। तो यहाँ पे अदर क्वांटिटीज सारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हम कहेंगे हमें जो मिलेगा r रूट t अपॉन में l इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे हम बना देते डायरेक्ट सीधे सीधे। किस पे चेंजेस किया इन्होंने, टेंशन में चेंजेस किया और पूछा क्या लेंथ, तो हम यहाँ से बोलेंगे l डैश अपॉन में l इज इक्वल्स टू, हमें जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ t डैश अपॉन में t। तो l डैश अपॉन l डैश, हमें l डैश अपॉन l गिवन नहीं है, इस चेंज आपको कैलकुलेट करना, और टेंशन में जो चेंजेस है वो गिवन है। तो t डैश की वैल्यू को मैं पुट कर दूं, l डैश अपॉन में l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ t डैश की वैल्यू 69% आपने इंक्रीज किया, तो इनिशियल का 69% हमें मिलेगा 1.69 t अपॉन में t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है l डैश अपॉन में l इज इक्वल्स टू 13/10, 1.69 हटा देंगे पॉइंट को, ऐसा कुछ मिल गया, -1 ऑफ बोथ साइड, -1 अपॉन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे हम, 3/10। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते ही 3/10 मल्टीप्लाई 100%, दैट इज हमें मिल जाएगा 30%। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब दूसरा जो मेथड है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड आप बोलते हो कि किसमें चेंजेस हो रहा है, किसमें हो रहा है, एक को 100 मान लो, दूसरे में चेंजेस कैलकुलेट कर दो, वहां से भी कैलकुलेट कर दो, तो इसका आंसर जो मिलना चाहिए 30% मिलना चाहिए। बहुत सारी बात करूंगा, हाँ बहुत सारी बता देते बच्चों, क्या नहीं, बहुत सारी बात अगर अपन करते हैं देखो, तो यहीं से इसको अपन उठाएं देखो, और उसमें क्या करना पड़ता है, जस्ट इतना करना पड़ता है कि जो भी इनिशियल होता है उसको 100 मान, इसको मान लेते हैं अपन 100। तो एल डेस आपको फाइंड करनी है, जिसमें फाइंड करने उसको छोड़ो बता जी। तो एल डेस ये अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये आपका टी डेस कितना हुआ 169, पहले कितना था 100 था, अपन जो भी इनिशियल है यहाँ कितने वैल्यू कितने 2 हो 3 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। टी भी कितना मेरे पास है 100, इसका हो गया कितना 13/10 जी, उड़ाओ इसको, कितना ये आपका हो गया 130 आ गया। एल डेस कितना हो गया 130 आ गया, एल था कितना पहले 100 था जी, अब कितना हो गया 130, डिफरेंस ही परसेंटेज चेंज है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 130 माइनस 100 कितना आपका 30% आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी बच्चे करें उनको अच्छा लगे उस हिसाब से इसको कर लेंगे बच्चे। बच्चे आजकल गणित बहुत ज्यादा एक्टिव है। हाँ नहीं नहीं, एक्टिव होना भी चाहिए बच्चों को, जितनी एक्टिवनेस। पर एक बात देखो, पॉजिटिव कमेंट्स है ना, वो हम जो लोग मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि जो पॉजिटिव आपके रेस्पॉन्स मिलते हैं उसे अच्छा करने की उम्मीद मिलती है, पर और अच्छा लिखते हैं और अच्छा हम बोलते हैं और अच्छी जैसे ट्रिक्स वगैरह हैं या वो सब बताने की कोशिश करते हैं, पर वो आपका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो अच्छा बनाएगा। दोनों तरफ से पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से और ज्यादा मिलेगी। क्यों सर? भी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। बच्चों की डिमांड हमने फुलफिल भी की ना, हाँ, जैसे डिमांड की वैसे डिमांड की। मैं तो गांव में था, पोस्टर का नहीं, आजा आजा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे आना पड़ा कि मैं 1-2 मिनट और लेट आता। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पूरा फॉलो करते हैं कि बच्चे ने क्या मांगा, क्या नहीं मांगा, हर चीज जी। ये प्रोग्राम देखो, इसको मैं करूंगा आपको ना, चलो। तो इसमें किसी मैं उसी बात को लगाऊंगा इसमें, जैसे ये कह रहा है कि किसी ये इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, एक बार आप इधर आओ थोड़ा जी, इधर थक गया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाथ से काम करता नहीं। इफ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग इज शॉर्टेंड बाय 40% एंड द टेंशन इज, थोड़ा दिखता भी कम आजकल, इंक्रीज बाय 44%। If the length of a stress string is shortened by 40% and the tension is increased by this, then the ratio of the final and initial fundamental frequencies. तो आपको तो ओनली ये पूछा कि इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी उसमें क्या रेशियो है जी, और चेंज आपको दे रखा है किसमें सर, एक तो है आपकी टेंशन में, टेंशन में और लेंथ में जी। तो अपन ने फॉर्मूले बहुत लिख दिए इसके जी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है n इज इक्वल टू, मैं लिख दूं इसको, n इज इक्वल टू p बाय 2l into रूट t बाय स्मॉल m जी। तो हमने बदलाव किसमें किया, लेंथ में और टेंशन में, बाकी सब तो कांस्टेंट है जी। तो अपन सीधे इसको यहीं सुधारते हैं, तो हमारे पास n1 बाय n2 इज इक्वल टू हो गया, ये देखो l2 बाय l1 into रूट t1 बाय t2। सीधे मैं ही इसको क्वेश्चन को कर रहा हूं, जहां 1 दे रखा है उसको 100 मान लो आप, तो अपना क्वेश्चन रेशियो पूछे तो कोई इश्यू नहीं है। तो अपने पास लेंथ पहले कितनी है 100, एल तो मेरे पास कितनी, मैं लेंथ कितनी कम करी है सर, 44% बढ़ाई कम करी, इंक्रीज लेंथ आपने शॉर्ट किया है। अच्छा, शॉर्ट तो बन गया 60% इनटू रूट ऑफ t1 कितना मेरे पास है 100, और वो मैंने 44% बढ़ा दिया तो हो गया 144। इसको मैं यहां से उड़ा दूं तो, और इस मेरे पास आ गया, देखो ये हो गया आपका
10/12 हो गया। जी जी तो ये देखो हमारे पास 6/10 इंटू 10/12 है, ये इससे उड़ा दो तो 1:2। पर इस पे देखो पूछा अंतिम और आरंभिक, जी जी उल्टा पूछा है इसका, कोई नहीं, तो चेंज इसका करेंगे। उल्टा मेरे पास रेशियो तो 2:1 आ जाएगा, फर्स्ट इसका ऑप्शन। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। जी जी देखिए बिल्कुल। परसेंटेज के क्वेश्चन हो चाहे आप इसमें पहले वाले है ना उसको 100 मान के क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें इजी हो जाता है, टाइम आपको जी बच जी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बढ़े आगे। जी सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें भाई, 2 wires are fixed in a sonometer, their tension are in the ratio at ratio 1। इसका मतलब हमारे पास ये हो चुका, देखो इसमें टेंशन का रेशियो, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं T1/T2 at ratio 1। जी The length are in the ratio this, so L1/L2, this is 36/35। उसके बाद हमको दे रखा है कौन सा डेंसिटीज है ना, तो ρ1/ρ2 that is 1:2। अब डायमीटर या रेडियस की बात हाँ, करेंगे। वो तो ठीक अपना। अब एक और सा बच गया डायमीटर डायमीटर की रेडियस रेडियस को लिखें तो R1/R2 R2 4:1। 4:1 आ गया। ठीक है जी अब हमको दे रखी है हायर फ्रीक्वेंसी 36 दे रखी है, तो लोअर अपन निकाल लेते हैं तो अपने को क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट हाँ रेशियो पर निकाल लेते हैं, तो पेज खाली कर लेने को। जी अब अपन जानते हैं कि n इज इक्वल टू होता है P/2LR और रूट ऑफ आपका T/पाई रो। ये अपन ने पहले से बच्चों को दिखा जी, दिया, बता दिया, बिल्कुल, समझा दिया बच्चों को। और अब इससे अपन निकालते हैं रेशियो N1/N2 जी जी और सीधे अपन वैल्यू पुट करें हाँ, डायरेक्ट साथ साथ ही। हाँ बिल्कुल ये L2 P और 2 तो कांस्टेंट है, हाँ L2 तो L2/L1 इसका अपोजिट रख देते हैं। तो 35/36 हाँ तो 35 35/36 आ गया। अब इनटू रेडियस का भी उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे 4:1 देगा तो 1:4 कर दो कर देते हैं इनटू रूट ऑफ ठीक है T1/T2 हाँ वही रेशियो रखना आपने एट रेशियो 1 1 और रो का उल्टा रो का उल्टा जी जी रो का है तो 2/1 जी जी अब हो गया अब हो गया है ना। कैसे तो ये हो गया रूट ऑफ 4 है ना, ये इससे कैंसिल। जी ये अब देखो N2, अब हमारे पास जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये आई सिंपल सी कि N1/N2 दैट इज 35/36। N2 इज हायर N2 इज हायर जी तो N1 इज लोअर। लोअर तो इसमें ये दे रखा है अपने को 33 दे रखा है, जी जी तो हम इसमें निकाल लें N1 जो बना 36 इंटू 360 जी जी और इसको ऊपर उड़ाएं तो आंसर इसका होगा 350 और एक 360 हाँ। तो दोनों का डिफरेंस मिला 10 तो बिट 10 फ्रीक्वेंसी में आनी चाहिए 10 10 आना चाहिए। बिट्स यानी दो तार थे, एक की फ्रीक्वेंसी तो 350 दूसरी 360 है, तो जो पास कोई ऑब्जर्वर कोई लिसनर होगा उसको दो फ्रीक्वेंसी सुनने को मिल रही है, एक 350 एक 360 जी और ये एक तरह से ऑप्टिमम बिट्स बन गए एक तरह से। जी बिल्कुल इससे अधिक होता तो सुनता ही नहीं। सुनता ही नहीं बिल्कुल हाँ, ध्यान बात तो भी रखिए। important है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 बिट्स। प्रॉब्लम पे Fourth जाते answer हैं हो फोर्थ आंसर 10 बिट्स प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे। प्यारी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। यस तो अब क्वेश्चन देखो अपने, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। हाँ A tuning fork of frequency 392 Hz resonate with 20 cm length if the string under the tension T, if length of a string is decreased by 2%, keeping the tension constant, the number of bits heard the string in tuning fork made to vibrate simultaneously. अब यहाँ पे ओनली लेंथ को चेंज किया और लेंथ को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन हमें मिलता है वो सीधे से हम कैलकुलेट कर देते हैं और सीधे से कैलकुलेट करते हमें मिलेगा n is directed to 1/l। अब लेंथ में चेंजेस वेरी स्मॉल है 2%, तो हम कहेंगे यहाँ पे अप टू 5% तक यूज डेल मेथड। यस डेल मेथड जैसे आप यूज करेंगे हमें क्या मिलेगा, डेल n अपॉन में n इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को इग्नोर करो Yes, यहाँ पे, तो हम कहेंगे डेल l अपॉन में l इन परसेंटेज, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी आप कहेंगे 2%। अब 2% को मैं चेंज कर दूं तो हमें मिलेगा डेल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी, डेल n अपॉन में दिस वन 392 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 100 और इसको सॉल्व करते डेल n जो आपको मिलता है अप्रोक्स इक्वल्स टू 7.89 और यहाँ से हम कहेंगे ये आपको वैल्यू मिलेगी 8 बिट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखें बच्चों
कि यहाँ पे चेंजेस लेस देन 2% दे रखा है, तभी ये तभी दोनों आप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल। अदरवाइज आपको प्रॉपर मेथड से ही चलना होगा। यस, बढ़ेंगे। जी सर। ये नीट के लिए बहुत शानदार प्रॉब्लम है। हाँ, कई बार पूछी अच्छी जाती प्रॉब्लम है, है। अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन देखो अपना है कि 3 सिमिलर वायर्स इन डेंसिटी वगैरह सब उनकी जो बिल्कुल बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, N1 N2 N3 आर जॉइंट टू मेक द वायर, वन वायर। यानी 3 वायर थे अलग अलग, उनको जोड़ के अपन एक बना दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी हमसे, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी जी। तो वैसे सी बात अपन ये है, जैसे अपन जानते हैं, देखो क्वेश्चन इसमें सिंपल सी बात ये है कि n हमारे पास होता कितना है, वही बात p/12 और √t/m। इसमें ओनली लेंथ को अपन ने वेरी करा सर। जी जी जी। और लेंथ की वेरी करने पर ये हुआ कि सिंपल है कि n प्रपोज टू 1/l, या इसको अपन ये कह दें n = k/l, की यहाँ पे कांस्टेंट है। जी जी बिल्कुल। अब ये तो हमारे पास एक वायर की फ्रीक्वेंसी, तो अगर हमने यहाँ पे 3 वायर तुमको ऐड कर दिए, तो ऐड करने पे टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होगी, l = l1 + l2 + l3। अब इन सबको अपन इस रूप में लिखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो लेंथ के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, l = k/n। n इक्विवेलेंट तो यहाँ पे अपन क्या रिप्लेस करेंगे, k/n, यानी k/n। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी रही होगी n1, तो n1 प्लस कितना k/n2 प्लस कितना k/n3, k को अपन उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बन गया रिलेशन, 1/n = 1/n1 + 1/n2 + 1/n3। तो ऐसे में इसका आंसर आपका जो है वो सेकंड चला हो जाएगा। बढ़िया आगे। जी सर। हाँ, तो ये सर एक बहुत प्यारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जी जी। अब इसके आगे वाले आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, वो सारे क्वेश्चंस ऑर्गन सब पाइप के हैं। तो ऑर्गन पाइप में 2-3 टर्म्स आती है, 2-3 टर्म्स आती हैं। एक तो हार्मोनिक, यस, ओवरटोन्स। बिल्कुल। तो उस पे थोड़ी सी बात करेंगे तो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल, समझ बिल्कुल। पाएगा कि ओवरटोन क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, उसको उसके समझ बिना तो वो बच्चों के क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, लैंग्वेज अपन उनको बता भी देंगे तो वो उसको मजा नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऑर्गन पाइप होती है 2 तरह से, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं दोनों को साथ ही। बिल्कुल, फोटो बना के दो। तो एक तो हम तो इसके लिए पेज खाली कर देना, पर फालतू दुख छुपा रहे हैं। बिल्कुल, पेज खाली करो और मजा आएगा। तो सोच रहा था मैं ऐसा क्या हो रहा है, इस जगह हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये लो सर, हम लेते हैं इसमें ओपन ऑर्गन पाइप, और ये आपके लिए बनाता हूं मैं क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जो फर्स्ट, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट इसका, इसको होते हैं मूल सनादी, मूल सनादी या फर्स्ट फंडामेंटल हार्मोनिक। मूल सनादी या फर्स्ट, या इसको बोलते हैं प्रथम सनादी। तो अगर मैं इसको यहाँ फॉर्म करता हूं, तो मान लो मेरे पास ये कोई एक ऑर्गन पाइप है। जैसे अपन जानते हैं कि जो फ्री एंड होते हैं वहां हमेशा बनता है एंटीनोड, वहां के पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेशन के लिए फ्री होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ अब जो फर्स्ट मोड है, तो उसमें ये आपका ए बनना है, यहाँ पर भी आपका ई बनना है जी। अब कम से कम आपका जो फर्स्ट मोड लेना है, तो डेफिनेट अपन जानते हैं कि 2 नोड है, 2 एंटी नोड है, उनके बीच में कम से कम एक क्या होगा, एंटी नोड होगा, नोड होगा एक, सॉरी एनोड होगा। तो मैं इसको कर दूं यहाँ पे एन जी। अब एन बनती है, जो अपने स्ट्रिंग में वेव फॉर्म कर रहे थे पल्स, उसकी अपन बात करते हैं, तो हमारे पास इसकी पल्स इस तरह से बन जाएगी। देखो ये पल्स अपन यहाँ बना दें इसको यूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी बन गई भाई। अब ये λ/4, ये λ/4, ये टोटल इसका हमारे पास पाथ यहाँ से यहाँ तक का λ/2 आ गया, और इसकी लेंथ अपन मान ले कितनी, स्मॉल l जी। तो अब इसको अपन कंपेयर करें, तो λ/2 मेरे पास कितना है सर, इसमें l के इक्वल, ये λ/2 मेरे पास आ गया l। तो ऐसे में लैम्डा कितना मेरे पास आया, 2l है। 2l। ये फर्स्ट आ गया जी। अब वेलोसिटी ऑफ जो साउंड वेव तो आपकी v है, ऐसे में इसकी अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं n, तो v/λ होता है, तो मेरे पास आ गया v/2l। इसकी फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है, जो इस प्रकार के किसी एयर कॉलम में बन सकती है, हमने ज्ञात कर ली। उसको अपन n1 कर सकते हैं, तो n1 मेरे पास कितना आ गया, एक तरह से v/2l आ गया। अब इसका सेकंड जो मोड बनेगा, उसमें देखो सर क्या हो जाएगा कि इसका सेकंड में पक्का निश्चित रूप से यहां पर भी अपने को ए और ए तो बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा इसका मोड लेना, आप इसके बीच में एक और ए बना दो, बस खत्म, एंटीनोड। ऐसे आगे अपन बढ़ेंगे तो 2 बना देंगे, 3 बना देंगे जी जी, इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी। अब 2 एंटीनोड के बीच में एक आपका नोड बनेगा जी जी। यहाँ भी 2 एंटीनोड है, उनके बीच में एक नोड बनेगा, और वेव जनरेट करनी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये लो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये आपका λ/4, 1 2 3 4 जी जी, 1 2 3 और 4, इसका डबल हो गया। बिल्कुल डबल हो गया, तो सारी प्रॉपर्टी डबल होगी लगभग। तो इसमें n2 हम निकालेंगे, तो n2 कितना, 2n1 आ जाएगा। ये इसको अपन लिखें तो कितना, 2v/2l। अब यहाँ से अपने को सिंबल मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ग्रीन सिग्नल जो होता है जी, वो मिल गया कि आप इसमें आगे आराम से बढ़ सकते हो जी जी। उसमें तो क्या होगा,
जैसे लेमडा हमारे पास 2l है, तो इसको जरा सा मैं एक इसका स्टेप बता दूं, तो मेरे पास ये लेमडा कितनी है, लेमडा बाई 2। ऐसे में टोटल में इसको लिखता हूं तो 4 टाइम्स होगी सर, तो 4 इंटू लेमडा बाई 2, जो कितनी इसकी टोटल लेंथ एल के बराबर है। जी जी। तो इसकी इक्वल जैसे करता हूं यहां पर l इक्वल टू 4l बाई दिस, तो लेमडा मेरे पास कितना 12l/4 आ गया। लेमडा बाई 4 यहाँ हाँ, ये हमने क्या लिख दिया, लेमडा लेमडा बाई 4। जी जी। तो ये भी लेमडा बाई 4 तो 4 लेमडा बाई 4। जी बिल्कुल। हो जाएगा। अब ऐसे में लेमडा मेरे पास कितना 4l/4, तो आपका l आ गया, एल के इक्वल आ गया, और पहले कितना था हमारे पास 12 12 आधा हो गया, बिल्कुल है ना। और ऐसे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी डबल तो लेमडा हुई इसमें आधी, हाँ। फ्रीक्वेंसी हुई डबल। तो अब ये सिग्नल अपना मिल गया, अपन आगे इसको हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं। जी। इसमें n2 मेरे पास कितना 2n1 है, तो सर इस तरह से अपन कहेंगे n3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3n1 ये हो गया आपका 3n1, n4 कितना 4n1, इस तरह से आगे बढ़ेगा। जी। तो देखो यहाँ पर अब देखो, ये जो मूल सन्नादि थी इसकी, जो मूल इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद की जो सनादि होते हैं, जितने बाद के सनादि होते हैं उनको हार्मोनिक बोलते हैं, उनको अपन कहते हैं हार्मोनिक। और वो हार्मोनिक मूल से कितना गुना है, जी जी बिल्कुल, उतनी उसकी हार्मोनिक कहलाएगी। बिल्कुल। जैसे दूसरा इसके दुगुना है, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड, ये 3 गुना है, थर्ड थर्ड। अपन आगे बढ़ेंगे तो उस जितना गुना हो उस हिसाब से बोलेंगे उसको। बिल्कुल। मान लो 2 गुना तो सेकंड बोलेंगे, 3 तो उसको 3 बोलेंगे, अपन 3 बोलेंगे। पर इसके बाद जो पहला फर्स्ट जो बनता है, फर्स्ट जो ओवरटोन मिला आपको, उसको बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक, अधिस्वर, फर्स्ट ओवरटोन। जी जी जी। अब वो कितना बनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें मालूम नहीं होती, परंतु ये पक्का है कि इसके फर्स्ट मूल के बाद जो है ये प्रथम अधिस्वरक, उसके बाद द्वितीय अधिस्वरक, इस प्रकार से इसके अधिस्वरक बन जाएंगे। बिल्कुल। तो अब इससे मैं आपसे पूछूं सर, यहाँ पर आपस में डिस्कस करें इस बात के लिए, इसके प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति क्या है, प्रथम अधिस्वर क्या होती है, 2n1 2n1, और ये एक तरह से क्या है, द्वितीय सनादि है, द्वितीय सनादि है जी। तो ये तो बना ओनली मूल सनादि, मूल स्वर, प्रथम स्वर, जी। ये बन गया सेकंड हार्मोनिक, प्रथम अधिस्वरक। जी जी। और ये आगे जो बनेगा उसको बोलेंगे अपन क्या, द्वितीय सेकंड अधिस्वर। हार्मोनिक, सो सेकंड आपका ओवरटोन, और ये बन गया इसमें कितनी इसकी आवृत्ति, 3 गुना है, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड इसका ओवरटोन। जी जी। इस तरह के पैटर्न इसमें आएंगी। जी। और एक बात अपन लास्ट में और बता दें, इसमें तो सम यानी दुगुना भी है, 3 गुना भी है, 4 गुना भी है, इसमें 5 भी, सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ऑड और इवन सारे दोनों नंबर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसके स्वर मीठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो बांसुरी होती है, दोनों साइड से ओपन बांसुरी होती है, वो आप देखेंगे ऐसे बजाने वाली बांसुरी हाँ। होती है, उसकी आवाज मीठी होती है, मीठी होती है। ये इसका रीजन होता है। जी, जी। अब सर उससे बड़ी बात आप बिल्कुल। अब देखिएगा, सर ने ओपन ऑर्गन पाइप की बात की, मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूंगा। 3 केस हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप में मैंने कहा एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ L कंसीडर की। यहाँ पे मुझे फर्स्ट हार्मोनिक के लिए देखना है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यहाँ पे जो भी साउंड सोर्स हम यहाँ पे ट्यून करेंगे तो वहां से जो जनरेट होगा, रेजिडेंट पे हमेशा नोट बनेगा। यहाँ पे नोट बनेगा और ओपन नोट पे एंटी नोट बनेगा। ये एंटी नोट हो गया, ये नोट हो गया। तो यहाँ से आपने कहा वेव जो मिलेगी ऐसे कुछ मिलेगी। अब वेव का ये कौन सा पार्ट है, हम कहेंगे फोर्थ पार्ट है। ये डिस्टेंस जो मिलेगी लैम्डा बाई 4 मिल जाएगा, लेंथ L है। तो लैम्डा बाई 4 की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिल गई, L मिल गई। और यहाँ से आप कहेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L हो गया। तो V इज इक्वल्स टू N लैम्डा से N इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 4L मिल गई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इसका हार्मोनिक मिल गया, दैट इज हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसकी मूल आवृत्ति मिल गई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिली V अपॉन 4L, और ओपन में क्या मिलती है, V अपॉन 2L। तो यहाँ से हम कहेंगे उसकी हाफ हो गई, ओपन की हाफ हो गई, या ओपन में इसकी डबल हो गई, ऐसे कुछ आप कह सकते हो। अब सेकंड के लिए बोलेंगे तो सेकंड के लिए हमें क्या मिलेगा, ऐसे मैंने एक पाइप ले लिया है, उसकी लेंथ L ले ली। हम कहेंगे यहाँ पे तो नोट बनना ही बनना है, बिल्कुल, और यहाँ पे एंटी नोट बनना है। बट वेव का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे हो जाएगा कि नोट बनेगा, एंटी नोट बनेगा। इसमें हमें क्या करना होगा, एक एंटी नोट और बनाना होगा। इसमें हमने एक ऐड किया था तो वहां दो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक नोट बनेगा, एंटी नोट बन जाएगा। तो वेव की अगर हम बात करेंगे तो वेव ऐसे कुछ आपको मिल जाएगी, ऐसे कुछ वेव आपको मिल जाएगी, ऐसे कुछ वेव आपको मिल जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो वेव मिल जाएगी, तो वेव की अगर हम बात करेंगे तो वेव आपको यहाँ पे मिलेगी। ये जो ज्यादा बना दिया जोश आ गया अपने को थोड़ा। चलो कम बना देते, कम बना देते। नंबर ऑफ लूप ज्यादा हो गए, चलो नंबर ऑफ लूप हम कम बना देते। हम कहेंगे यहाँ पे तो नोट बनेगा, यहाँ पे एंटी नोट बनेगा। तो नोट से मैंने स्टार्ट किया, नोट बनेगा, ऐसे कुछ नोट बनेगा, ऐसे कुछ चला गया, और यहाँ पे हम कहेंगे ऐसे कुछ चला गया। बिल्कुल। तो यहाँ से नोट हो गया, एंटी नोट हो गया, एन नोट हो गया, एंटी नोट हो गया, ऐसे कुछ फॉर्मेशन इसका बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो मिलेगी हम कहेंगे लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4, और ये किसके इक्वल मिल गया, L के इक्वल मिल गया। तो लैम्डा की वैल्यू जो हमें मिली 4L बाई 3 मिल गई।
तो यहाँ पे N2 जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ V अपॉन में 4L मिल गया। तो N2 की वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ N1। 3 टाइम्स ऑफ N1 मिलने का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो प्रथम की 3 गुना है। 3 गुना मिल जाएगी। 3 गुना बोलेंगे तो आप कहेंगे ये जो आपको हार्मोनिक मिला ये कौन सा हार्मोनिक मिल गया तृतीय थर्ड हार्मोनिक मिल Third गया। harmonic। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सेकंड टाइम मिला, सेकंड टाइम मिला पर आप कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स हो जाती है वही उसका हार्मोनिक माना जाता है। ऐसे आप कहेंगे N3 की अगर मैं बात करूंगा तो N3 जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 5N मिल जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तुम कहेंगे 5 हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक आपको मिल जाएगी। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला फर्स्ट मिला, थर्ड मिला, फिफ्थ मिला, 7 मिला, 9 मिला। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। ओनली फॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे और हार्मोनिक्स, आप कहेंगे ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट रहेगी, यानी हम कहेंगे विषम हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी। इसमें थोड़ी सी बात हम एंड करेक्शन वाली भी कर लेंगे। बिल्कुल हाँ, तो देखिएगा ड्यू टू इनर्शिया जो हम एंटी नोड ओपन ऑर्गन पाइप हो या क्लोज ऑर्गन पाइप हो, एंटी नोड हम जो बना रहे हैं इस एंड पे ठीक एंड पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? एयर वाइब्रेट करेगी और एयर वाइब्रेट करेगी तो ऑब्वियसली इसका कुछ इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया होगा तो हम कहेंगे इसका जो एंटी नोड है थोड़ा सा अपने अप बनेगा, और अप बनेगा तो इसी को हमने क्या बोला एंड करेक्शन बोला। और ये डिस्टेंस जो एंड से ली उसको हमने ई से डिनोट किया। तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रिले हम देखेंगे तो E इज इक्वल्स टू मिलता है 0.6 R। एक साइंटिस्ट ने बताया R यहाँ पे हम कहेंगे ऑर्गन पाइप की रेडियस है, ऑर्गन पाइप की रेडियस है। तो जहां भी हम L कर रहे हैं उसमें L में क्या करना होगा E को ऐड कर देंगे, और ओपन में जहां भी L लिया L के साथ हम 2E को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ओपन एंड है 2E को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा, उसका क्वेश्चन आगे दे रखा है। तो E की एंड करेक्शन की थोड़ा सा जितना उसका डायमीटर या रेडियस बड़ा होगा उसका एंड करेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, एंड करेक्शन ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम जाएगी। इसलिए पतले पाइप की जो फ्लूइड है बांसुरी है वो ज्यादा अच्छी बजेगी, बड़ा पाइप है उसमें नहीं बजेगी। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बात अपन जब करते करते आ गए तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि जो जैसे अपन यहाँ कहेंगे तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक जी, मूल इसकी सनादी मूल आवृत्ति हो गई, प्रथम सनादी इसमें बोलेंगे। तो इसका सेकंड जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें इसकी आवृत्ति कितनी 3 गुना है, 3 गुना है। इसको अपन बोला तृतीय सनादी। बिल्कुल, बट ये इसके बाद ये है फर्स्ट ओवरटोन है, यानी ये मूल स्वर ये आपका प्रथम अधिस्वरक, उसके आगे वाला तीसरा अधिस्वरक, ये मूल आवृत्ति, ये इसका तृतीय सनादी और पंचम आपकी सनादी हो गई जी। अच्छा, अब इसमें आते कितनी संख्या बनते हैं नोड और एंटी नोड जी। बिल्कुल, तो इसमें फर्स्ट में कितने 1 और 2 जी, और इसमें एक तो नोड है 2 इसके एंटी नोड है जी। ऐसे पर इस वाले बात करते हैं तो यहाँ एक तो नोड एक ही एंटी नोड है, यहाँ समान संख्या में जी, और यहाँ नोड की बजाय एंटी नोड में से एक ज्यादा होता है जी। और ये तो जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां तो ओनली पल्स बना करके बच्चों को काउंट करना चाहिए जी। बिल्कुल। तो क्वेश्चन करेंगे जी, बिल्कुल में आता है। तो क्वेश्चन आपका है, देखो अब ये क्वेश्चन सारे इस हिसाब से इनको पानी में डुबो दे, मान लो वो क्वेश्चन भी पीछे लो इससे पहले वाला प्रॉब्लम। अच्छा, पहले वाला आ गया जी। हाँ, ये आ गया जी। तो इसमें है कि एक बंद पाइप और खुले पाइप में प्रथम अधिस्वरकों की आवृत्ति समान है। तो बिल्कुल देखो इसमें अब बच्चों को एक तो बहुत से उनकी आवृत्ति याद होने से फटाफट से, एक तो हमारे पास है कौन सा COP जी, और एक मेरे पास है OOP है। तो इसकी अभी पहले बात की थी फ्रीक्वेंसी, तो पहले प्रथम अधिस्वरक की इसकी आवृत्ति है कितनी, वो देखो मैं करता हूं इसको प्रथम COP है ना, तो 3V/4L जी। और ये आपका बंद है तो करते हैं इसको LC क्लोज जी। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है जी। तो OOP की फ्रीक्वेंसी अभी अपन ने कहा था कौन सी, सेकंड ही बोला ना अपन ने, प्रथम 10 डबल वाला 2V/2L जी। और L भी कौन सा आपका ओपन जी। चलो क्वेश्चन हो गया आपका बस। और ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन से उनको पकड़ना है, बहुत फास्ट करना है। बिल्कुल, नेटिव प्रॉब्लम पूछ जाती है ऑर्गन पाइप से, सोनोमीटर से और डॉपलर से प्रॉब्लम आती है। यानी इसके कहने का मतलब ये बात देखो कि अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर पकड़ना चाहता हूं तो मेरे को ये होना चाहिए कि PV अपॉन कितना 4LC, और P के स्थान पे मैं इसको यूं कर दूं कितना 2n+1 जी। ओड में बनता है इसमें तो जी। तो फर्स्ट में तो कितना आपका 0 से स्टार्ट करना है जी। बिल्कुल, तो 0 में तो आपका 1V/4L, फिर कितना इसको 1 करता हूं तो कितना ये हो गया, इस तरह से इसको अपन लिखते हैं। अब यानी प्रथम अधिस्वरक के लिए आप ये n मान लो नंबर ऑफ ओवरटोन्स, तो पहले में 0 बनता है, उसके बाद ओवरटोन बन जाएगा। और इसमें इसका लेके अपन फॉर्मूला तो ये बन गया मेरे पास ओनली PV या n के रूप में लिखो NV/4L
12 जी। बस। फिर यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा जो 1 हाँ। से स्टार्ट करना। तो शायद ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ना कोई दिक्कत नहीं। प्रथम अधिस्वरक, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में एन यहाँ पे अधिस्वरक नहीं है, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है ना, प्रथम ही है। जी तो जी। ये एन इसमें आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा, इस तरह से n+1 करना पड़ेगा बस अधिस्वर के लिए। अधिस्वरक के लिए। जी। अगर मैं अपन ने मान लो एक पूर्ण बना लिया जी जी कि n अधिस्वरक है, तब ये तो बन गया आपने किसके लिए, ओपी के लिए, ये बन गया आपका फिक्स बन गया। जी जी। n यहाँ पे मान लो प्रथम अधिस्वरक है ना, इसका भी आप इसको तो रखना n+1, यहाँ बन गया आपका 2n+1। जी अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो अब इसको अपन काट पीट कर देंगे। हाँ इसका, हाँ कट तो गया नहीं आगे। हाँ, ये 2 से 2 कट गया। अब तो गया इस पे 3:4। हाँ, v से v भी जी कट गया। अपन पूछा कौन सा है, लंबाई इसकी पहले सी एल, सी और एल, ये ओ था सर ना। जी जी। LC और 3:4 आ रहा है। बिल्कुल 3/4 हो गया, यहीं पर हो गया। जी जी। तो ये अब क्वेश्चन सिंपल स्टार्ट हो जाएंगे, बस उसी पे है। इफ द लेंथ ऑफ ए क्लोज ओपन पाइप इज 1.5 मीटर, क्लोज ओपन पाइप आ गया COP, और इसकी लेंथ LC क्लोज कितनी है, 1.5 मीटर, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, देन द फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड नोट इज, सेकंड हार्मोनिक बन गया इस तरह से। तो है कौन सी, COP, तो COP की सेकंड नोट, 3v/4L। तो ये हो गया सेकंड, तो दूसरा हो गया ना सर। जी जी। तो 3v/4L, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, या फाइंड करनी है, फाइंड करनी है। तो 3 मान लो n, हाँ वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कर दें जी। तो 3 into v हमारे पास कितना सर, 330 अपॉन 4 into l, l कितना 1.5 जी। 6:2 इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी। ये 6, तो ये हो गया आपका, और इसका 165, इसका सेकंड बिल्कुल ऑप्शन। बिल्कुल ये आंसर आ गया। जी 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 बिल्कुल। बढ़िया आगे। जी सर। तो फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है कि पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से वो खुला पड़ा है। जी। Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a 1.1 kilohertz source? Take speed of sound in air 330 मीटर पर सेकेंड। एक 30 सेंटीमीटर पाइप दोनों सिरों पे खुला हुआ है और 1.1 किलोहर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत के साथ पाइप कौन सा सनादी समस्वर में है ध्वनि का, तो इसको तो अपन चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका P मान लेते हैं, वैसे भी अपन उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल कर डायरेक्ट फॉरवर्ड पुट करो। हाँ, तो इसमें जैसे अपन ने n लिखा अभी फ्रीक्वेंसी वाला, n = तो P। कौन सा COP है क्या, तो 2n+1 कर दूंगा सर, into v by, इसको 2p कर देता हूँ अपॉन 4l। ओपन पाइप है सर, ओपन लिखा ओपन है क्या, हाँ। तो ओपन है तो मैं उसमें आ जाता हूँ। अभी तो तैयार किया, उसको अपन लगाने की कोशिश करते हैं देखो बच्चों के लिए। तो कर दो उसको p+1 into v by 12। जी राइट। जी जी बिल्कुल सर। अब इसमें अपन p तो निकालना है, जी जी। या सना दिया तो कोई बात नहीं, उसको बदल लेंगे क्या, -1 कर देंगे। -1 कर देंगे। -1 कर हाँ, तो इसमें p+1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2ln अपॉन v। तो देखिए सर, इसमें 2l लेंथ हमारे पास कितना, 30 सेंटीमीटर। 30.3 कर दूंगा, जी जी। इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.1 किलोहर्ट्ज। तो 1100 जी। अपॉन v, वेलोसिटी कितनी है हमारे 330, पास 330। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही सेट किया हुआ है। जी। कैंसिल आउट, ये हो जाएगा अपने का 3 टाइम्स से 3 कैंसिल आउट 2 आ गया। तो आ गया ना, ये आंसर है। ये कैंसिल आउट और यहाँ से आपके 2 p+1 जो मिला है वो हमें 2 मिल गया। अच्छा, अब p क्या था हमारा, ओवरटोन। जी सही तो किया ना हमने। हाँ, देख लो एक बार, 3 से 3 कैंसिल 2 आ गया, 3 से 3। तो p जो मिला है वो हमें 1 मिल गया। तो p ओवरटोन था, तो हार्मोनिक कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। बिल्कुल आंसर है, सेकंड बिल्कुल जी ठीक है एकदम। हाँ, तो ये तो बहुत जोरदार चीज कर रहे हो। जी बिल्कुल। बढ़िया है जी सर। ओके। हाँ तो ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल उस तरह से प्रॉब्लम कोई इशू नहीं इसमें। तो जी। the air is blown at the mouth of an open tube of length 25 centimeter and diameter of 2 centimeter. If the velocity of sound in air is this, then emitted frequencies are, तो पहली बात तो ये है कौन सा सर, ओपन ट्यूब है। और बोथ साइड है क्या, एट द माउथ ऑफ एन, एक ही है या दोनों तरफ से है, ओपन नोट देगा ना, खुली, हाँ खुल में लिखा है नाम में ओपन। तो है। उसमें तो अपन जानते हैं उसकी पहले मूल बनाते हैं अपन, तो उसकी मूल फ्रीक्वेंसी कितनी है, v/2l। v सर कितना हुआ इसमें 330 अपॉन 2 into l, लेंथ हमारे पास कितनी है, 25 एंड 1/4 कर दो। जी ठीक है, तो 1/4 में तो ये हो गया एक तरह से अपने हाफ, तो डबल यानी हो गया 660 हर्ट्ज। जी। अब इसका
ऑड एंड इवन नंबर मिल जाएगा। हाँ ऑड एंड इवन में आपने कहा 2 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, और मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आ जाएगा। फिर आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 समथिंग आ जाएगा। बिल्कुल। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2600 समथिंग आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा जी, क्योंकि अपन जानते हैं कि दोनों एंड से अगर ओपन है तो उसमें तो आपने सम और विषम यानी दोनों ओड और इवन दोनों प्रकार की हार्मोनी बनती है। तो जस्ट जी। आप क्या करें, इसको डबल, इसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके चेक कर लो, वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इस वाले में ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, इसमें भी ये पॉसिबल, ये पूरा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हाँ, ये एक पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। स्टार्ट ही इसका खराब हो गया तो एंड तो खराब ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चलते हैं। आरंभ ही जब नहीं से नहीं हुआ तो क्या होगा? आगाज ही नहीं हुआ उसका तो अंजाम बुरा होगा उसका। तो करें सर इसको। हाँ, एन ऑर्गन पाइप, ये भी बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। इसमें देखो कि बिट्स की भी बात की गई, फ्रीक्वेंसी की बात की गई। तो आइए सर आप बिल्कुल, देखें इसमें। बिल्कुल इन्होंने जो बोला है, एन ऑर्गन पाइप ओपन फ्रॉम बोथ एंड प्रोड्यूस 5 बिट्स पर सेकंड with the vibrator source frequency 200 Hz. Second harmonic of the same pipe produce 10 bits per second with source frequency 420. सोर्स को चेंज कर दें, यहाँ पे सोर्स को चेंज करके हम यहाँ पे 2 फोटो बना देंगे और 2 फोटो से हम देखेंगे तो कैसे मिलता है। हम कहेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 to infinity हमने कंसीडर की। नॉन कितना दे रखा आपको 200, हम कहेंगे 200 नॉन है, ये नॉन फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। अब बिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना 5 बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे अननोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 205 या 195, या तो हम कहेंगे 205 होगा या 195 होगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने चेंज कर दिया। अब चेंज करने से हम कहेंगे अगेन आपने कहा वही कंसेप्ट वापस से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो अननोन की फ्रीक्वेंसी है 420, सॉरी नॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 420 आपको दे रखी है, 420 पे है। अब यहाँ से जो बिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, बिट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा बिट्स प्रोड्यूस होगा, 10 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी हायर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी 430 मिल जाएगी, और इसकी कितनी मिल जाएगी 410 मिल जाएगी, ऐसे कुछ मिल जाएगा। अब इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है कि पाइप वही है बट उसका कौन सा हार्मोनिक दे रखा है, हार्मोनिक उन्होंने जो दे रखा है हार्मोनिक चेंज कर दिया। कौन सा हार्मोनिक दे रखा है, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक के लिए हम कहेंगे इसका अगर मैं सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट कर दूं तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब जस्ट ट्वाइस कर दो, जस्ट ट्वाइस। अब जस्ट ट्वाइस करने से हमें क्या हो जाएगा 410 हो जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे 410 हो जाएगा, 410 हो गया, ये 410 हो गया। उसका करेंगे तो इसका करेंगे तो हम कहेंगे ये तो 390 हो जाएगा, 390 हो गया, 390 हो जाएगा। तो 390, अब 390 इसके साथ कितने बिट्स प्रोड्यूस करेगा, हम कहेंगे 30, जो कि 30 तो ये नहीं रखा है। अब 410 इसके साथ कितने बिट्स प्रोड्यूस करेगा 10, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 25, 410 वाले के अनुसार आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आपका 2055, बिल्कुल 05 जी सर, बढ़िया बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन आपका है, ए होलो सिलेंड्रिकल cylinder with both sides open generates a frequency f in air when the cylinder vertically immersed into water by half its length, the frequency will be। तो आपने दे रखा है पहले एक ओपन ऑर्गन पाइप पे, दोनों से आपका ओपन है जी जी जी। तो ऐसे में इसकी जो फ्रीक्वेंसी n हमारे पास है वो अपन जानते हैं v/2l है। अब इसने कहा कि इसका हाफ पार्ट, यानी इसके हाफ पार्ट को हम क्या कर देते हैं सर, इसको अपन ने फिल कर दिया, तो यहाँ तो पानी आ गया ना, जी जी, अब ये बन गया आपका रिजिड। ऐसे में इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी आपकी L/2, और ये बन गया एक तरह से अब क्लोज ऑर्गन पाइप। जी जी। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड से अपन देखें तो वो होती है वैसे v/4l, और l के स्थान पे आपको लेना पड़ेगा L/2, तो ये तो मेरे हिसाब से उतनी आ गई, सेम आ गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक दोनों एंड से ओपन है उसके आधे पार्ट में उसको आधा पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता। बड़े जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, आप बताएं इसमें, ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन इन एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड and length 85 cm whose frequencies lies below 1250 Hz। तो यहाँ से हम कहेंगे इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं कैलकुलेट कर दूं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी सर ने बताया था, हम कहेंगे n = v/4l, वैल्यू पुट कर देता हूं, और वैल्यू पुट करने पे हमें कहेंगे 340। अच्छा ये इसमें करेक्शन है,
ये 340 सही है इसका। हाँ इंग्लिश हाँ इंग्लिश वाला ठीक है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखना भाई स्टूडेंट, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखना। 340 और 4 मल्टीप्लाई हम कहेंगे 85 सेंटीमीटर और 85 को मैं 0.85 पुट कर दूं तो यहाँ से जो n मुझे मिला है वो कितना मिल गया, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो ये मिलेगा आपको 3.4 का मतलब 100 हर्ट्ज ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो 100 हर्ट्ज आपको फंडामेंटल मिली है। तो अब इस फंडामेंटल का हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में 1:3:5:7:9:11:15 ऐसा कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो मिलेगा कितना मिलेगा 100, 200, 100, 300, 500, 700, 900, 1100 एंड यहाँ पे 1300। आप कहेंगे 1300 हर्ट्ज तो ग्रेटर देन 1250 है। बिल्कुल। हमें बिलो चाहिए तो बिलो कितनी फ्रीक्वेंसीज आपको मिल गई 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी यहाँ पे 6 मिल जाएगी। ये नीट के लिए बहुत शानदार प्रॉब्लम है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। An auger pipe P1 closed at one end vibrating in its first overtone। जी जी फर्स्ट ऑर्डर। तो ये अपने पास है ऑर्गन पाइप क्लोज। तो ये आपका COP। जी जी और COP का हमको दे रखा है फर्स्ट ओवरटोन। इसका मतलब ये बन गई इसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह से 3/4L। L भी किसकी क्लोज वाले की। जी 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 इतना तो अपन इंफॉर्मेशन ले ली इसकी। जी जी। एंड अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ हैंड्स वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन। उसका थर्ड ओवरटोन की बात की जा रही है। अच्छा तो इसमें थर्ड ओवरटोन कौन सा COP हो गया ना, OOP में। जी जी। तो OOP जो है उसका दे रखा है आपका थर्ड ओवरटोन। उसमें तो अपन जानते हैं सारे टाइप के बनते हैं। जी जी जी। तो उसमें तो आपका मतलब फोर्थ आ गया तरह से। फोर्थ आ गया। तो 4V/12। जी जी 4V/12 L है जो ओपन का यहाँ पे। अब इसमें क्या करा है ओपन एट बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन आर इन रेजोनेंस, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जी जी। तो ये दो साहब बराबर कर दो और ये बन गया आपकी ओपन। जी जी। अब क्या पूछा देख लो सब। रेशियो पूछा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 आप कहेंगे 3:8 आ गया आंसर 3:8 आई थिंक 3:8। यस यस। तो बस ये इस तरह से बस बातों को पकड़ना है ना, ये जरूरी है। जी बिल्कुल। इसमें कौन सा ओवरटोन है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन कौन से बने थे, पर बात ये खूब कर ली। मैंने बच्चों को पहले ही बोला था कि नीट के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम की लैंग्वेज पे जाना है। लैंग्वेज में उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, बिल्कुल उसको देखना। लैंग्वेज जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सके उतना करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन क्या बोला है, 2 open organ pipe gives 4 beats per second sounded together in their fundamental notes. If the length of pipes are this one and this one respectively, then the velocity of sound. तो velocity of sound के लिए हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो आपको मिली n is equals to v upon में 2l मिल जाएगा। yes. हम कहेंगे बिट्स कैलकुलेट करना, तो बिट्स आपको दे रखा है डिफरेंस n1 डिफरेंस ऑफ n2, तो हमें यहाँ से जो मिलेगा v अपॉन में 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन हम कहेंगे l1 माइनस 1 अपॉन में L2। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है। तो सीधे से वैल्यू 4 की पुट कर दीजिएगा। v अननोन है हमें पता नहीं 2, और ये जो वैल्यूज दे रखी है इस वैल्यूज को मैं पुट करने पे मुझे जो मिलेगा 1/100 and 102.5। तो इसको सीधे सीधे मैं सॉल्व करूं तो मुझे जो मिलेगा 102.5 माइनस 100 अपॉन में जो मिलेगा 100 into 102.5। ये किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम क्या कर दे, मीटर में कन्वर्ट कर दे। तो 10⁻⁻², इधर 10⁻², इधर 10⁻⁴, तो यहाँ पे 10⁻² कर देता हूं मैं। बिल्कुल बस। तो यहाँ से सॉल्व करते ही हम कहेंगे 8 और दिस वैल्यू जो मिलेगी आपको मिल गई मुझे 2.5। जैसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो मिल रही है यहाँ से आई थिंक दिस वन मिलेगा v इज इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 8 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हमें मिलेगा 10⁻² से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस। ये मिलेगा 102.5 अपॉन में 2.5 और इसको सॉल्व करते ही हमें जो मिला है वो मिल जाएगा आपको 328 आ रहा है क्या सेकंड 328। अच्छा बच्चे कर लेंगे इसको तो मीटर पर सेकंड, बस कैलकुलेशन सिंपल से कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट बढ़े सर। जी बिल्कुल सर।
An organ pipe of length L vibrate in fundamental mode. The pressure variation is maximum. Pressure variation की बात हमने सर की थी. Pressure variation maximum कहाँ मिलेगा? नोड पे. और नोड जो आपको मिलता है ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे एंटी नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड बना, यहाँ पे नोड बन गया और नोड पे प्रेशर चेंजेस मैक्सिमम मिला और नोड आपको कहाँ मिला है? L/2 पे मिला और L/2 कौन सा पॉइंट हो गया इसका? मिडिल पॉइंट ऑफ पाइप. तो इसका सेकंड आंसर चलता है. बिल्कुल. यहाँ पे इन्होंने जो बोला ये भी प्यारी प्रॉब्लम दे रखी है. टू क्लोज ऑर्गन पाइप A and B have the same length. A is wider than B. या A चौड़ा है, B पतला. लेंथ दोनों की सेम है. एंड करेक्शन की बात जो अभी हमने की थी वो वापस से मिल जाएगी. A चौड़ा है B से, A ऐसा है और B ऐसा कुछ है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो n मिलता है n इज इक्वल्स टू V अपॉन में 4 क्या बोलेंगे? L प्लस में E. अब E की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? 0.6 R होगी. अब जिसके लिए R ज्यादा होगा उसके लिए E ज्यादा होगा और E जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी. तो A की फ्रीक्वेंसी कम है, B की फ्रीक्वेंसी अधिक है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B. फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ B. थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन 28 क्या बोला है? अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है यहाँ पे और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है और वो कितने से कर रहा? 220 मीटर पर सेकंड से कर रहा. कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा? 1000 हर्ट्ज यहाँ पे जनरेट कर रहा. ऑब्वियसली इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी और ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा और ये जो मिलेगी ये एन डैश मैंने कंसीडर की. तो एन डैश का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए. डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला जो मिलता है वो क्या मिलता है? एन डैश इज इक्वल्स टू एन हम कहेंगे V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस प्लस V सोर्स. तो यहाँ पे कहेंगे ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, ये वेलोसिटी तो रेस्ट में आ जाएगी. अब सोर्स अगर नजदीक आ रहा तो नेगेटिव आएगा, सोर्स दूर जा रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा. ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. वैसे थ्योरी में बच्चों ने पढ़ रखा फिर भी वापस से बोल दिया. तो एन डैश की वैल्यू पूछे तो एन डैश यहां से हमें जो मिलेगा 1000 V की वैल्यू आपको दे रखी है 330. आप कहेंगे 330 अपॉन में जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? या इसमें पूछा क्या इन्होंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्ट बाय ड्राइवर एंड ट्रेन रिफ्लेक्टेड पूछी. तो यहां से n मिलेगी तो यहां से वापस जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? n डबल डैश मिलेगी. मैं कहना चाहता हूं तो कि अपनी कहना चाहेंगे तो भाई दोनों मोड इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं. जी बिल्कुल. यहाँ प्लस या माइनस ऐसा कर दो. ये n डबल डैश की बात करें तो n डबल डैश जो मिलेगा यहाँ पे हम कहेंगे सेकंड कंडीशन में ऑब्जर्वर ये बनेगा तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा तो प्लस हो जाएगा. तो प्लस होगा तो हम क्या बोलेंगे? 220 और यहाँ पे अपॉन में 330 माइनस 220. जैसे हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको जो मिलती है 1000. यहाँ से हम कहेंगे ये जो वैल्यू मिली आपको 550 अपॉन में हम कहेंगे ये वैल्यू जो आपको मिलेगी 110. कैंसिल आउट और ये वैल्यू मिली आपको 5 टाइम्स 5 से आप कहेंगे 5000 हर्ट्ज. सर आंसर बताइएगा. थर्ड. गुड. अरे बढ़े आगे. जी सर. यस करें. बिल्कुल करो. A train is moving and straight track with speed 20 meter per second. It is blowing its whistle at the frequency of 1000 hertz. The passenger change in the frequency heard by person standing near the track as train passes him is. तो यहाँ पे जो मिलेगा ट्रेन एक पटरियों पे चल रही है तो उसको अप्रोच भी करेगी फिर दूर भी जाएगी. तो दोनों कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है वो हमें कैलकुलेट करना है. पहले अप्रोचिंग का फिर इसमें सेपरेशन हो जाएगा. जी बिल्कुल. पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिर घटेगी. दोनों का चेंज अपने को निकालना बिल्कुल पड़ेगा. तो चेंज निकालने के लिए पहले मैं तो क्या अप्रोचिंग वाला n1 ले लूं और n1 में जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? V0 हो जाएगा. ऑब्जर्वर तो रेस्ट में V+0 अपॉन में हम कहेंगे V माइनस VS मिल जाएगा. और n2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा n हम कहेंगे इस कंडीशन में ऑब्जर्वर दूर जाएगा. ऑब्जर्वर वही है, सोर्स दूर जा रहा है तो V+0 अपॉन में VS आपको मिलेगा. आई मीन दोनों का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना. डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीट फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो हमें जो मिलेगा आप कहेंगे n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दे. n1 जो मिलेगा
1000 मल्टीप्लाई v की वैल्यू आपको दे रखी 320 अपॉन में 320 माइनस 20, आप कहेंगे 300 मिल गया मुझे। यस। और यहाँ से n2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 320 अपॉन में 320 प्लस दिस 340 मिल गया। अब यहाँ से जो डिफरेंस मिलेगा वो इनिशियल के साथ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, और परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में इनिशियल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 100%। सर देखिएगा तो यहाँ पे चेंज हमने क्या बोला, n1 और n2 का चेंज कैलकुलेट कर दो। यहाँ से जो चेंज मिलेगा डिफरेंस, मैंने डिफरेंस लिया और डिफरेंस आपकी n1 डिफरेंस ऑफ n2 अपॉन में n मल्टीप्लाई 100%। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करने से हमें जो मिला है वो कितना परसेंटेज मिल जाएगा, अप्रोक्स इक्वल्स टू, कंप्लीट सॉल्व करूं क्या फिर डायरेक्ट आंसर राइट कर दूं? बता दो सर 12.5 के आएगा। हां 12 समथिंग आएगा, 12 समथिंग आ जाएगा, तो हम अप्रोक्स इक्वल्स टू 12%। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए मैंने कंप्लीट इसको सॉल्व किया। बच्चे ऐसे करेंगे इसको। हां बिल्कुल सर। बढ़िया है सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 30। A source moving towards the stationary observer so that apparent frequency increased by 50%। तो n dash जो बोला है n dash is equals to 50%, that is 3/2 times of n। Yes. और इसकी फॉर्मूला जो मिलता है n dash is equals to n, कौन किसको अप्रोच कर रहा है, हम कहेंगे सोर्स है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है। तो v अपॉन में v माइनस vs ऐसे कुछ मिलना चाहिए। तो n डैश की वैल्यू आपको मिल गई 3/2 n इज इक्वल्स टू n, हम कहेंगे v अपॉन में v माइनस vs। कैंसिल आउट। इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है ऐसे कुछ मिल जाएगा 3v माइनस 3vs इज इक्वल्स टू v, दैट इज हमें मिलेगा 3vs इज इक्वल्स टू v एंड vs इज इक्वल्स टू v by 3। तो v by 3, v की वैल्यू 330 by 3 दैट इज 10। जी सर। बड़े बिल्कुल। तो आप यहां से कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सर। डॉपलर फिनोमेना इज रिलेटेड विद, डॉपलर प्रभाव किस घटना से संबंधित है? इसमें सर अब देखिए कि बात चल जाती है तो क्या बातें कही जा सकती है। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल है इसमें कि जैसे शादियां होती है सर, तो शादी में जैसे अपन कई बार जैसे अपन जब कॉलेज लाइफ में थे तो जहां जिस कोने में अपने को जो बैंड की आवाज सुनती थी तो अपन क्या करते थे, उस आवाज को सुन करके और जीवने के लिए कई बार पहुंच जाते थे। हाँ, हॉस्टल लाइफ में बिल्कुल बढ़िया। ऐसा होता है, अभी कोई जाए ना जाए पर होता है मोस्टली, सूट बूट पहन के पहुंच जाते थे तैयार होकर के सूट बूट होकर। तो और अपन ये भी देखते थे कि उस जो जहां भी आपका जो बैंड जो है, बैंड वाला सिस्टम वो अप्रोच कर रहा है या जा रहा है। जी बारात आ रही है जा रही है और किस साइड से आ रही है। जी तो किस बेस पे था, वो था इंटेंसिटी बेस पे था वो। जी वो दैट इज नॉट ए डॉपलर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है कि मान लो कोई बैंड वाला आपके पास आ रहा है, ठीक है, या कोई कार आपके पास से निकल रही है, तो उन केसों में ये ध्यान समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी में बदलाव जो आपको सुन रहा है उसमें बदलाव किसमें हो रहा है, वो लाउडनेस में चेंज कर रहा था। वो लाउडनेस, द चेंज इन लाउडनेस इज नॉट डॉपलर। जी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डॉपलर। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है इसके तारतम्य से। जी बिल्कुल। पिच जो उसकी है, यानी कोई व्हीकल आपके पास से निकला तो उसकी जो साउंड कितनी आपको मोटी या पतली सुनी, जी वो आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। उसको अपन कहते हैं एक तरह से पिच ऑफ जो आपका साउंड सोर्स होता है उसका। तो इसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। जी इंटेंस तो अपन ने पिच बात की थी पहले वाले में, तो वो था p परपोज टू 1/d² होता है। जी। तो जैसे कोई व्हीकल हमारे पास से निकलेगा तो उसकी आवाज तो डेफिनेट है, d हमारी डिक्रीज तो p बढ़ेगा और बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो बिल्कुल बात अलग है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका तो सिंपल आंसर कौन सा आएगा, पिच। बढ़े सर आगे। जी सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आपका है, देखो कि शांत हवा में एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड या एक ट्रेन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकंड इन स्टिल एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकोमोटिव व्हीसल इज 50 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, द अपरेंट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द लोकोमोटिव आर रेस्पेक्टिवली। तो प्रश्न आपका हिंदी में पढ़ ले एक बार। एक शांत हवा में एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की वेग चल रही है। मान लो कोई रेलगाड़ी है, इसका अपन एक डब्बा बना लेते हैं और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी है सर,
ये स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। क्लियर? अच्छा चलती इसकी सीटी की आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है एन, वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज या 500 हर्ट्ज सॉरी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड v, ये तो अपने जो सोर्स जो गति करेगा उसके, और v अपने है 345 मीटर पर सेकंड। ये कुछ अपने को दे रखी है इंफॉर्मेशन। अब पूछा हमसे ये है कि इंजन के भाग के आगे और पीछे, जो इसके आगे वाला पार्ट है और इसके पीछे वाले पार्ट पे जो आपको लैम्डा है वो सुन रही, उसकी क्या वैल्यू होगी, जी इस बारे में बात की जा रही है। तो लैम्डा का फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, इसको अपन बना सकते हैं। जैसे अभी सर अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो डॉपलर इफेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए, एन डेस इक्वल टू आपका एम, और ये v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन कितना v प्लस माइनस, मैं इसको कर दूं उल्टा यहाँ पर, अरे भाई आजा रे, ये आपका माइनस प्लस वी एस, और लेमडा के रूप में इसको अपन लेंगे तो लेमडा डेस इक्वल टू कर दो लेमडा, उल्टा कर दो v माइनस प्लस वी एस अपॉन v प्लस माइनस वी नॉट। बेसिक फॉर्मूला आपके जी बिल्कुल। अब उसमें इनके सिंबल बड़े हैं, अब बच्चे भूल जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले में एक तो है हमारे पास तो v ऑब्जेक्ट है ना, ये v ऑब्जर्वर, ये आपका है सोर्स का, तो o से वर्ड आता है ओवर, o में से ऊपर लेना है फ्रीक्वेंसी वाले में, o से, और बोल जाते हैं बाई चांस o ऊपर है कि s ऊपर है, तो ओवर वाला ऊपर रखो, फिर लेमडा वाला उसको उल्टा कर दो। अब उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है, पास आ रहे बढ़ाओ, दूर जा रहा तो घटाओ, उस हिसाब से सिंबल एक क्वेश्चन का डालो। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चीजें क्या थी कि एक तो आगे वाला है, उसको तो उसके तो पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेमडा घटेगा, और इस वाले में पीछे से दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज, तो वेवलेंथ होगी इसकी इंक्रीज। बिल्कुल, तो इस हिसाब से अपन को इसके सिंबल लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेमडा डेस की वैल्यू, अब इसमें मोशन कौन कर रहा है, ये अपन यहां मानेंगे ऑब्जर्वर को, जी जी, और इसको मान ले अपन ओ डेस, मान लो ओ डबल डेस, दो डेस है जी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसमें आपका ऑब्जर्वर है रेस्ट में, तो इसको तो आप कर दो रिलीज जी। हमारे पास लेमडा डेस जो है वो बन के लेमडा इनटू कितना, देखो v प्लस माइनस का v एस अपॉन v, और अपन जानते हैं v इक्वल टू है n लेमडा जी जी, तो इससे मेरे पास n कितना होगा, v अपॉन लेमडा। तो मैं लेमडा के स्थान पे क्या लिखूं सर, v अपॉन n जी जी, तो यहां मैं लिखता हूं देखो v अपॉन n, v से v कैंसिल, अपना आंसर ये आ गया जी जी जी। तो v प्लस माइनस वी एस अपॉन n करना है, बाकी सब आपको दे रखी इंफॉर्मेशन। v हमारे पास सर कितनी है 330, इसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास 30 ये लिखा था अपने 345 तो इसका है और उसका ये हो जाएगा 345 इसका हो गया और 30 इसका हो गया ठीक, अपॉन n फ्रीक्वेंसी 500। अच्छा साउंड वेलोसिटी, साउंड अपन ने 330 दे रखी थी, 345 दे रखी है, 345 ओके। अब क्वेश्चन आपका हो गया बस जी जी, कर दो सर इसको। अब तो यहाँ पे एक बार में आपने ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 345 प्लस 30 अपॉन में 500। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू प्लस हमने लिया है तो 45 से 3 ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 75 85 385 यस अपॉन में 500। तो यहाँ से आप देखेंगे 500 से कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिली है ये वैल्यू बड़ी भी मिल गई और 0.75 मीटर आपको मिल गई, बिल्कुल बड़ी भी मिल गई। सेकंड केस में लैम्डा डबल डैश के लिए हम क्या बोलेंगे, वहां पे लैम्डा यहाँ पे तो क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, माइनस डिक्रीज हो रहा था, माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे 345 माइनस 30 अपॉन में 500, और इसको सॉल्व करते ही मुझे जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 0.65 या 63 मीटर, बिल्कुल जी। अब ऑप्शन तो इसका आंसर आपका हो गया कौन सा, फोर्थ। आगे और पीछे की बात की है तो आगे तो आपने कहा घट गई थी और पीछे बढ़ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल 33। तो देखिए क्वेश्चन इसमें सर ए साउंड ए सोर्स एंड लिसनर are both moving towards each other with speed v by 10 where v is the speed of sound if the frequency of the note emitted by the source is f, the frequency heard by the listener would be, तो प्रोड्यूस तो कितना f करा, सुना कितना, दोनों पास अप्रोच कर रहे हैं तो ये लो सर इसका कर दो n डैश इक्वल टू n, तो हमारे पास है f, तो दोनों पास आ रहे हैं, दोनों बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को, तो ये वेलोसिटी v प्लस v by 10
और ये आपका हो गया, या इसको सीधे कर दो सर मैं यहाँ पर कि v प्लस वी बाई 10 मतलब 11v अपॉन 10 जी, और v माइनस वी बाई 10 आप देखेंगे 9v बाई 10, v बाई 10 से v बाई 10 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू है 11 अपॉन 9 इंटू f, ये f, तो ये मिल जाएगा 1.22 f। 1.22 f। बढ़े आगे जी सर। तो ये इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन 34। तो करें शुरू इसको सर। जी सर। ये कह रहा है कि मोटर कार ब्लोइंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 124 वाइब्रेशन पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इससे वो वाइब्रेशन उस हॉर्न को ब्लो कर रहा है। इंटेंसिटी नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल Moves with a velocity of 72 किलोमीटर, यानी 72 into 5 by 18 ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जी है ना। ये बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि किलोमीटर को बदलते हैं अपन मीटर पर सेकंड में, तो आप 5.18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टुवर्ड्स ए टॉल वॉल, दीवार की तरफ जा रही है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड गियर्ड बाय द ड्राइवर विल बी, रिफ्लेक्ट वापस जाके वापस आना, तो इसकी भी एन डेस हमारे पास कितना n इनटू ये v प्लस v नॉट अपॉन v माइनस v नॉट। जी जी उल्टा रिवर्स में काम करेगा वो। जी, जी, बिल्कुल। तो सर मैं देखो इसमें तो n मेरे पास कितनी थी सर 124, ओके, और v हमारे पास 330 प्लस 20 कितना 20 अपॉन कर दो माइनस, तो कितना हुआ 310, 310 या सही है 310 सही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 के अपॉन 310 आ गया, यानी आप इसको लिखें तो 144 इनटू आपका 350 अपॉन कितना 310। ये वैल्यू जो आपको मिलती है सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने पे 140 वाइब्रेशन पर सेकंड। बढ़े आगे। जी सर। हाँ तो देखो क्वेश्चन सर एक बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारी है, सी प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा कि ए सायरन प्लेस्ड एट ए रेलवे प्लेटफॉर्म, मान लो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है और यहाँ कोई सायरन है, जी जी वो तो फिक्स्ड है, इस इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज, यानी ये कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, वो हमारे पास है 5000 हर्ट्ज। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, कोई मान लो ट्रेन है, ये ट्रेन पास आ रही दूर जा रही हो, तो अपन किसी डिमांड के अनुसार देखेंगे। जी कह रहा है सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन ए रिकॉर्ड्स ए फ्रीक्वेंसी 5.5 हर्ट्ज। इसका मतलब सोर्स तो आपका रेस्ट में है, तो Vs हमारा कितना 0, और ऑब्जर्वर यहाँ पे सर है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है। ये मोटी मोटी बात है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है रिकॉर्ड्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस व्हाइल द ट्रेन अप्रोचेस द सायरन ड्यूरिंग हिज रिटर्न, वापस आते समय या दूसरे इसके पाथ में, इन ए डिफरेंट ट्रेन बी ही रिकॉर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.0, यानी अलग वापस बड़ी फ्रीक्वेंसी से दोबारा ही पास जा रहा है। अप्रोच ऐसे में ये फिर पूछ रहा हमसे है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी टू दैट ऑफ ट्रेन ए, यानी अपने को पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में इनके ऑब्जर्वर की स्पीड है उनको अपने से पूछा गया है। तो अपन इसको कर लेते हैं सेपरेट ऐसे, तो ध्यान से इसको बच्चों बड़े से समझो इस प्रॉब्लम को आप, तो ध्यान दो। देखो अब इसमें ये तो ऑब्जर्वर सॉरी सोर्स तो आपका रेस्ट में है और ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा है और अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में इसकी एन डेस अपन लिखें तो एन डेस कितना n इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी। हमको पूछा है v का रेशियो, इसको अपन ये फंसा हुआ इसको अलग कर लेते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करते यस यस। तो हमारे पास है v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट इक्वल टू हमारे पास है n डेस v अपॉन n डेस v अपॉन n आ गया। मुझे यहां से निकालना है v नॉट, तो v नॉट मेरे पास सर हो गया n डेस v अपॉन n माइनस का v क्लियर, और ये n डेस v अपॉन ये मेरे पास है, इसमें से अपन चाहे तो n कॉमन ले सकते हैं, v को कॉमन ले लो, v कॉमन ले सर, तो v और v को कॉमन लेते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई n डेस अपॉन n, n डेस अपॉन n माइनस 1। अब इससे देखो हमारे पास है v नॉट इज इक्वल टू, ये बाहर है v और अंदर है क्या आपका n s में ले तो n डेस माइनस n। अब अपने पास आगे इसकी v a और b का रेशियो हम यहाँ से शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम कहेंगे v a अपॉन में v b। अब देखिए सर स्पीड साउंड की कांस्टेंट है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंस रहेगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, तो हम कहेंगे a का डिफरेंस ले लूंगा n डैश माइनस n फॉर a, और यहाँ पे हम कहेंगे n डैश माइनस n फॉर b, और ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है 5 and 5.5, तो हम कहेंगे यहाँ पे 0.5 मिल गया, किलोहर्ट्ज ले रहे थे कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरे में क्या मिला 1 मिल गया, 5 से 6 हो गया 1 मिल गया, तो हम कहेंगे यहाँ से जो मिलेगा 1:2, तो स्पीड का जो रेशियो मिलेगा ना b रेशियो b का पूछा है, तो हम कहेंगे a अपॉन b मिला है, b अपॉन a क्या मिलेगा 2:1,
तो बी का ए रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7:1। यस, प्यारी प्रॉब्लम थी। शानदार प्रॉब्लम। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, ये कह रहा है ए कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस an observer, the ratio of frequencies of the horn noted by the observer before and after passing the car is 11.11:9, यानी 11 से मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जी जी। तो 9 if the speed of sound is v, the speed of the car is, तो हमें कार की स्पीड है उसको फाइंड करना है। तो इसमें भी आपको कर देना पड़ेगा कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस passes ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इसमें आपका ओ तो है रेस्ट में, और सोर्स जो है कोई मान लो अपने पास साउंड सोर्स है वो इसके पास किसी भी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, फिर दूर जा रहा है, जी। ऐसे केस में जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी पास आते समय और दूर जाते समय, तो अपन बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो एन डैश सर हो गया आपका एन इंटू वी, और ये वी अपॉन कितना पहले पास था तो माइनस का वी एस, और दूसरा अब ये सब कांस्टेंट है। जी जी जी। तो पास आ रहा है, दूसरा रेशियो पर बात करते हैं सर, तो मैं इसको लिख दूं ये बड़ी फ्रीक्वेंसी एन डैश अपॉन कितना एन डबल डैश, तो दूसरे वाले केस में प्लस हो जाएगा, तो ये एन डैश तो कितना एन माइनस का वी एस, और ये आपका एन प्लस वी एस। अब ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है ना सर, तो कर दो उसको 11/9 बस। जी जी। और ये भी दे रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी इसका आंसर अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो कितना 11v माइनस का 11vs इज इक्वल टू क्या हुआ सर 9v प्लस 9vs। जी जी। तो अब यहां से मिलेगा 2vs इज इक्वल टू 20 2v, इधर भेज दो इसको। यस यस 2v इज इक्वल्स टू 20vs vs, तो तो हमें जो vs मिला 1/10 vs इज इक्वल्स टू v/10 फर्स्ट ऑफ बस। जी ये भी एक शानदार प्रॉब्लम है, प्यारी प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो a small source of sound moves on a circle as shown in the figure and an observer is standing on O, that N1, N2 and N2 be the frequencies heard when the source is at A, B, C respectively then। तो यहाँ पे जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है डॉपलर इफेक्ट का वो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो अपन इसकी बात ये करें, मान लो हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल में मैं यहाँ मानता हूँ किसी ऑब्जर्वर हूँ, मान लो ये ऑब्जर्वर है और कोई सायरन है वो मान लो इस तरह से अपन उसको करवा रहे हैं, इसमें मूव करवा रहे हैं। तो मेनली इसके 4 पॉइंट हमारे पास, मान लो ये ए पॉइंट है, इसको अपन बी पॉइंट मान लें, इसको अपन सी पॉइंट मान लें, इसको अपन डी पॉइंट मान लें। तो जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है, यहाँ इसकी स्पीड इस तरफ है सर ना जी, यहाँ इसकी स्पीड इस तरफ है, यहाँ इसकी स्पीड है इस तरफ। एक अपन बात करते हैं डॉपलर लाइन की बात, और एक होता है इसमें परपेंडिकुलर वाला, जी जी जी, अनुप्रस्थ डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। जी जी। तो इसमें मेनली होता है क्या कि डॉपलर इफेक्ट हमेशा डॉपलर लाइन के अलोंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसे में 90 का एंगल बन जाए तो उस केस में डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। तो देखो एक तो इस वाले केस में इसकी, यानी देखो आप यहाँ इसका था सोर्स, ये था ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन मिलाती है उसको हम कहते हैं डॉपलर लाइन। बिल्कुल। और हमेशा जो वेलोसिटी अपन लेते हैं वो इसी लाइन के अलोंग लेते हैं, इसी अलोंग। अब इसका अपन कोई कंपोनेंट करें तो 0 हुआ। ऐसे में एक तरह से ये एक हो गया केस देयर इज नो एंड डॉपलर इफेक्ट। जी बिल्कुल। यहाँ जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता उतनी उसको सुनेगी, और इस वाले केस जितनी उसने प्रोड्यूस करी उतनी उसको सुनेगी। यानी एस यानी आपका एक तरह से बी और डी के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी। और यहाँ अप्रोच कर रहा है, इसमें इसका ये डॉपलर लाइन अपन लेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे, यहाँ पे इस तरफ आएगी। और इस वाले केस में ये इसकी डॉपलर लाइन और इसका कंपोनेंट करेंगे तो वेलोसिटी इसकी होगी अवे फ्रॉम दिस। इसका मतलब ये तो पास आने का, ये दूर जाने का। इसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसकी बढ़ जाएगी अधिक, सबसे अधिक, उसके बाद ये सबसे कम ये हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे कुछ शायद उस वाले में होगी, पर वहां थोड़ी सी अपन ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्चुअली उसमें क्या फॉर्म किया जा रहा है। तो जैसे देखो सर, ये तो आपका हो गया ऑब्जर्वर, बिल्कुल, और ये तो यहां से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एन बी पर सोर देखो, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ए बी सी से गुजरता है तो सुनी आवृत्ति N1 तो इसकी है जी, और B की है N2 और इसकी है N3 जी। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी N2 पास आ रहा ना, N2 सबसे N2, और ये देखो ये सबसे कम होगी जी जी, और ये होगी बराबर उसके बनेगी। तो इसका मतलब ये N3 और सबसे कम कौन सी N1, ये इसका ऑर्डर मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है जी। इसका आंसर कौन सा जाना चाहिए सर? सेकंड। बढ़े आगे जी। ओके, ये सर आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे शानदार तरह से, आप बता सकते हैं या मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूं। तो देखिएगा इसमें प्यारी सी प्रॉब्लम दे रखी है।
इधर भी मूविंग कंडीशन में और स्टेशनरी सायरन है। Yes. सायरन जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, एक बार मैं रीड कर लेता हूं। A police car moving at 22 meter per second is the motorcyclist. The policeman's sound his horn 176 hertz, while both of them move towards the stationary siren of frequency 165. Calculate the speed of motorcycle if is given that he does not observe any beat. इसकी 165 और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है 176 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपने कहा इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी इस तक मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी अगर 176 होगी तभी ये बिट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो सेकंड कंडीशन ये भी हम बोलेंगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको भी फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, जितनी यहाँ से मिलेगी उतनी वहां से मिलेगी, तभी बिट्स प्रोड्यूस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हो रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, यानी अपने के रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगी तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो आप कहेंगे कार और बाइक की रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा। बिल्कुल। किस कंडीशन में? जब दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट। अब रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट करने के लिए हम कहेंगे 1 सेकंड में ये 22 मीटर चल दिया, तो इसको भी 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो 22 मीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा उस समय दोनों के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम आएगी। थ्योरेटिकली सॉल्व कर दिया। अब किसी को न्यूमेरिकली सॉल्व करना तो फॉर्मूला बच्चों के पास है, ये n dash इज इक्वल्स टू n, हम कहेंगे v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस प्लस v सोर्स। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली अप्रोच देखनी होगी कि कब होगा डॉप्लर इफेक्ट जनरेट, कब होगा फ्रीक्वेंसी में चेंजेस जनरेट कब होगा, जब उनकी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगी। अब रिलेटिव डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर जाना चाहिए वो 22 मीटर पर सेकंड जाना चाहिए। बिल्कुल, बढ़िया सर। जी सर। क्वेश्चन 39 जी, ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है। ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। द डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी, यस द डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस रिसीव्ड बाय ए स्टेशनरी रिसीवर, यानी आपने ऑब्जर्वर को कर दिया है रेस्ट में। जी where the source is moving towards it was measured by two with this। पर एक तो एयर में है, एक कौन सा वाटर है, वाटर में। अब इसकी पहले अपन बात कर लें तो रियल में है क्या। देखो जैसे हमने ये कहा कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर था और ये कोई था हमारे पास एक सोर्स, साउंड सोर्स, और ये इसको अप्रोच कर रहा है जी। ऐसे में इस रियल फ्रीक्वेंसी जनरेट करी उसको अपन n मान ले, तो इसमें सुनी वो कौन सी आपकी n डेस है, उसका अपन बनाया फॉर्मूला, और ये मान लो किसी vs स्पीड से इसके पास आ रहा है, तो ये बन गया n इंटू n अपॉन कितना आपका nv अपॉन कितना v माइनस vs। ये इसकी तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है। अभी इसकी अपन याद करते हैं डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी में, तो वो आपका एक तरह से डेल्टा n, उसको अपन लिखेंगे n डेस माइनस n। तो n डेस माइनस n अपन करें तो n डेस मेरे पास था सर nv अपॉन कितना v माइनस vs, माइनस का n, और इसमें से अपन n कॉमन ले लेते हैं। तो n जैसे अपन ने कॉमन लिया तो मेरे पास वैल्यू बची एलसीएम कितना हो गया v माइनस का vs, और यहाँ हमारे पास था v, तो ओनली v रहेगा सर जी। और माइनस कितना था v माइनस vs, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से v प्लस vs हो गया। बोलो तो VCV कैंसिल हो गया जी। ऐसे में हमारे पास डॉपलर शिफ्ट जो फ्रीक्वेंसी का जिसको अपन डेल्टा n बोले, तो हमारे पास आया सर n इंटू vs अपॉन v माइनस का vs। अब बस यहां से प्रश्न को अपने को पकड़ना है, पहले वापस समझो। एक तो क्वेश्चंस में जो डॉपलर जो शिफ्ट होता है या तो सर होगा फ्रीक्वेंसी में या होगा वेवलेंथ। तो हमको दे रखा था किसमें, फ्रीक्वेंसी में, तो अपन ने उसको फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास देखा डेल्टा म्यू, दैट इज ये था हमारा n vs अपॉन कितना n माइनस सॉरी v माइनस vs, ये है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर और एक उसकी स्पीड पर। एक कौन सा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन मीडियम दैट इज एयर और अदर लिक्विड एक्सेट्रा, तो उसमें है। तो अब ये n vs तो कांस्टेंट है, क्यों सर? बिल्कुल। अब इन सब के कॉन्स्ट मतलब ये हुआ कि जिसमें v ज्यादा होगी उसका डेल्टा भी कम होगा। तो अब ये बस ये देखना हम लोगों को कि एयर में और मीडियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद में किस तरह से शिफ्टिंग आएगी, क्या इसमें बदलाव होगा। तो अपन ये बस मोटे तौर पे कह सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एक तरह से डिपेंड कर रहा है v माइनस vs पर जी। अब ये आपको देखना है बस
अब ये अपन कांस्टेंट जानते है, हैं। सोर्स की स्पीड कांस्टेंट है। जी जी अब देखो हमारे पास अब साउंड वेव भी कौन सी साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडल वेव है। जी अब दोनों का खेल अलग है, ट्रांसवर्स का स्पीड अलग होता है और इसका अलग होता है। अपन जानते हैं साउंड वेव जो होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, बिल्कुल और अपन जानते हैं एयर के कंपेयर में वाटर तो कैसा साउंड है, अधिक डेंसर है, बिल्कुल इसका बिल्कुल, वाटर में sound स्पीड अधिक रहेगी अधिक रहेगी। तो पानी में उसकी स्पीड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वाटर के लिए तो कम मिलेगा, और वाटर के लिए कम मिलेगा और एयर के लिए ज्यादा मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट आएगा। चलो बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये, बस ध्यान रखना पड़ेगा पूछा क्या जा रहा है। जी जी नहीं तो बच्चे खराब कर देंगे इस प्रॉब्लम को। ओके बढ़ेंगे जी तो ये अपनी लास्ट प्रॉब्लम आ गई भी। लास्ट प्रॉब्लम बहुत शानदार सी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें कह रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। A source is sound is traveling towards a stationary observer। तो O तो आपका रेस्ट में है, और वापस वही बात S इसके पास अप्रोच कर रहा है, और इसकी स्पीड मान ले कितनी भाई, अपन vs मान लेते हैं, और हमको द फ्रीक्वेंसी साउंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रीक्वेंसी, में 3 गुना है, तो उसको 3m इक्वल टू m इनटू आपका v, और ये vs से पास आ रहा है ना, तो v अपॉन v माइनस vs, बस m से m को उड़ा दो। तो ऐसे में हमारे पास वैल्यू कितनी है, सर 3v माइनस का 3vs इक्वल टू v। तो इसमें ये आ गया 2v बराबर 3vs, तो 3/2 3/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया थर्ड। जी जी और इसी के साथ हमारा फिजिक्स का 24th एपिसोड, जिसमें हमने करीब करीब 40 क्वेश्चन लिए हैं। जी जी क्यों सर, और दोनों पोर्शन जो अपने वेव फर्स्ट और वेव सेकंड, इसमें अपन काफी अच्छी प्रॉब्लम 40 उसमें थी, 40 इसकी जी जी 80 के आसपास अपन बच्चों को प्रॉब्लम दे दी है। इसमें मोस्ट ऑफ द नीट के सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों को, बिल्कुल ढंग से उनको दो, प्यार से उनको अच्छे से करो, आप निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। ओके तो इसको अपन करें समाप्त। बिल्कुल, मिलते हैं थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री